एनिमे के बारे में मेरी सबसे फेवरेट बात यह है कि हर किसी के टेस्ट के लिए कुछ ना कुछ है। चाहे वो वॉलीबॉल हो, कुकिंग हो या फिर बस ट्रेन्स, सबके लिए कुछ ना कुछ है। और जो शो आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसने मुझे वो दिया जो मैं ढूंढ रहा था, एक एनिमे जो पूरा साइंस के बारे में है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर स्टोन की। डॉक्टर स्टोन एक एनिमे है जो 2019 में स्टार्ट हुई, रिचिरो इनागी के मांगा पर बेस्ड। ये सीरीज फॉलो करती है एक बॉय जीनियस सेंकू को, जो अकेला ही ह्यूमन सिविलाइजेशन को रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है एक ग्लोबल कैटास्ट्रोफी के बाद। शो को वाइडली प्रेस किया गया है इसकी साइंटिफिक एक्यूरेसी के लिए। तो ये सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं है बल्कि रियली एजुकेशनल भी है। अगर आपको वो बोरिंग लगता है तो वरी मत करो, यहाँ पर प्लेंटी ऑफ बैड एस कैरेक्टर्स और बैटल्स भी हैं। चलो और टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा डाइव इन करते हैं। हमारा फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है एक सनी हाई स्कूल डे से, बिल्कुल नॉर्मल सा। ऑनेस्ट और चीयरफुल टाइजू साइंस लैब में बर्स्ट करता है और अपने बेस्ट फ्रेंड सेंकू को बताता है कि आज वो फाइनली अपनी लॉन्ग टाइम क्रश यूजिरुहा को कन्फेस करने वाला है। सेंकू अपने किसी इनसेन साइंस कंट्रैप्शन बनाने में बिजी है, तो उसे कुछ तो फर्क नहीं पड़ता, पर वो अपने बडी को एक लव पोशन देने की ऑफर करता है जो गारंटी करेगा कि यूजिरुहा उस पे फॉल हो जाएगी। टाइजू पोशन को रिजेक्ट कर देता है, कहता है कि वो सही तरीके से करना चाहता है, जो कि बेटर है। सेंकू अपने क्लासमेट्स को बताता है कि पोशन एक्चुअली में रिफाइंड गैसोलीन था जो टाइजू को किल कर देता। पर टेंशन मत लो, सेंकू रेकलेस आदमी नहीं है। उसे बस पता था कि टाइजू जैसे इंसान कभी शॉर्टकट नहीं लेगा। सेंकू और उसके फेलो लैब गीक्स विंडोज से देखते हैं जैसे टाइजू अपनी कन्फेशन की तैयारी कर रहा है। सेंकू 10 बिलियन% श्योर है कि यूजिरुहा भी टाइजू पर इंटरेस्टेड है। साइड नोट, 10 बिलियन% सेंकू का चैच फ्रेज है जो कि ज्यादा सेंस नहीं बनाता। सेंकू तो लॉजिकल इंसान लगता है जो किसी को 110% एफर्ट देने के लिए क्रिटिसाइज करेगा, क्योंकि 100% एफर्ट ही मैक्सिमम हो सकता है। बट मे बी ये मुझे ग्रो करेगा, देखते हैं। एनीवे, टाइजू अभी अपनी लव कन्फेस करने वाला है यूजिरुहा को कि सडनली पूरी दुनिया एक ब्लाइंडिंग ग्रीन लाइट में एनवेलप हो जाती है। एक सेकंड में हर इंसान स्टोन में टर्न हो जाता है और लाइफ जैसी हम जानते हैं कंप्लीट हॉल्ट पर आ जाती है। पर टाइजू की विल पावर इतनी इंसेन है कि वो अपनी कॉन्शियसनेस को होल्ड ऑन कर लेता है पूरा टाइम जब वो पेट्रिफाइड था। यूजिरुहा के ख्याल से ड्रिवन वो वेव से वॉश्ड अवे होता है, स्टॉर्म से बैटर्ड होता है, पर हजारों सालों तक टाइजू रिफ्यूज करता है लेट गो करने से। आखिर में टाइजू मिराक्युलसली अपने स्टोन शेल से ब्रेकआउट करता है और खुद को एक केव के अंदर पाता है। जापान का जो बसलिंग टाउन था अब वो ओवरग्रोन फॉरेस्ट बन चुका है, जहां ब्रोकन पीसेस ऑफ पेट्रिफाइड ह्यूमंस स्कैटर्ड पड़े हैं। टाइजू समहाउ अपने रास्ते से वापस उस जगह पहुंच जाता है जहां वो पहले पेट्रिफाइड हुआ था और रिलीव्ड होता है जब यूजिरुहा को एक पीस में देखता है। इतना टाइम उसकी स्टैचू प्रोटेक्टेड थी उस ट्री के नीचे जिसके नीचे वो खड़ी थी। रोते हुए वो स्टोन यूजिरुहा को अपने फीलिंग्स कन्फेस करता है, पर फिर उसे नोटिस होता है एक मैसेज जो ट्री पर कार्व्ड है, फॉलो द रिवर बिग ओफ। अब हमें कौन जानता है जो टाइजू को ऐसे बुलाएगा। टाइजू रिवर को फॉलो करता है और कुछ ही देर में अपने पुराने दोस्त सेंकू को ढूंढ लेता है, जिसने ऑलरेडी क्लोथ्स, टूल्स और शेल्टर बना लिया है। टाइजू अपने दोस्त को देख के इनक्रेडिबली हैप्पी होता है, पर सेंकू उतना ही नॉनचलेंट है जैसे पहले था। वो टाइजू को बताता है कि वो 3700 साल तक पेट्रिफाइड रहे, और सेंकू को ये पता है क्योंकि पूरे टाइम जब वो पेट्रिफाइड था उसने सेकंड्स काउंट किए। हाँ, उसने सीधा काउंट किया हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस तक। अब वो है कुछ इनसेन ब्रेन पावर। सेंकू 6 महीने पहले वेकअप हुआ था टाइजू से उसी केव में, और उसने वो टाइम स्पेंड किया एक प्लान बनाने में, बेसिकली सिविलाइजेशन को स्पीड रन करने के लिए। और एक टायरलेस वर्क हॉर्स जैसे टाइजू वो एग्जैक्टली वो चीज़ थी जिसकी उसे ज़रूरत थी। देखो, पहली बार ह्यूमैनिटी को स्टोन एज से मॉडर्न एरा तक आने में काफ़ी टाइम लगा, और सेंकू अब अपने साइंटिफिक नॉलेज को यूज़ करके उस टाइम में से कुछ हजार साल कम करने की सोच रहा है। उसके जैसे आदमी के लिए ये बिल्कुल वो चैलेंज है जो उसे पम्प्ड अप करता है। सेंकू टाइजू को समझाता है कि वो दोनों क्यों वेकअप हुए, इसका कुछ लेना देना होगा यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल से उस केव में जहां वो वेकअप हुए। बैट पूप को अल्कोहल के साथ कंबाइन करके सेंकू बिलीव करता है कि वो एक मिरेकल फ्लूइड बना सकता है जो पेट्रिफिकेशन को अंडू कर देगा। तो वो और टाइजू वाइल्ड ग्रेप्स से मेकशिफ्ट वाइन बनाना शुरू कर देते हैं। मंथ्स ऑफ ट्रायल एंड एरर पास होते हैं जब तक फाइनली उन्हें सही फॉर्मूला मिल जाता है। वो मिरेकल फ्लूइड टेस्ट करते हैं एक स्टोन बर्ड पर, और ये काम करता है बिल्कुल मैजिक की तरह। सिविलाइजेशन हम आ रहे हैं। एपिसोड 2, किंग ऑफ द स्टोन वर्ल्ड। अगले एपिसोड में उनके पास मिरेकल फ्लूइड है, और इसमें कोई सवाल नहीं कि टाइजू किसे पहले सेव करना चाहता है। लड़के भागते हुए यूजिरुहा के पास जाते हैं और उसे रिवाइव करने वाले होते हैं।
तब टाइयू रियलाइज करता है कि वो बिल्कुल नेकेड है। इस स्टोन वर्ल्ड में भी वो इस लड़की की मॉडेस्टी के बारे में वरिड है। टाइयू स्टैचू को उठाकर अपने बेस की तरफ ले जा रहा है कि जंगल से कुछ ग्राउलिंग सुनाई देती है। पता चलता है कि पेट्रिफिकेशन सिर्फ ह्यूमंस को इफेक्ट किया पर बर्ड्स और एनिमल्स को नहीं, और सारे एंडेंजर्ड स्पीशीज जो पहले थे वो अब लास्ट 3700 ईयर्स में खूब फल फूल गए हैं। सेनकू और टाइयू को लायंस का एक पैक चेस करता है और दुनिया का सारा साइंटिफिक नॉलेज उन्हें इन भूखी बिल्लियों से नहीं बचा सकता। सडनली टाइयू को याद आती है एक स्टैचू जो उसने पहले देखी थी, फेमिलियर सी। ये हल्किंग बीस्ट ऑफ अ मैन है त्सुकासा, एक फेमस एथलीट जो नोन था एज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइमेट हाई स्कूलर। टाइयू उन्हें त्सुकासा के पास ले जाता है और सेनकू अपनी एक डोज मिरेकल फ्लूइड यूज करके त्सुकासा को रिवाइव कर देता है। त्सुकासा 1 सेकंड में सिचुएशन असेस करता है और एक सिंगल पंच में सबसे बड़े लायन को मार देता है। वाह! क्योंकि ये शो फंडामेंटली साइंस के बारे में है पर ये कोर में एक एनिमे भी है। मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर हाई स्कूलर्स हैं जो लायंस को अपने नेकेड हाथों से पीट सकते हैं। टाइयू को देख के बहुत एक्साइटमेंट होती है कि अब उनके पास कोई बेसिकली सुपर ह्यूमन है, पर सेनकू वरिड है अगर त्सुकासा उन्हीं पर टर्न कर गया तो। एडवांस्ड वेपनरी के बिना उनके पास उसे रोकने का कोई चांस नहीं, पर मैं श्योर हूँ ऐसा नहीं होगा। लड़के कैंप में वापस आते हैं लायन मीट के साथ जो वीक्स चलेगा, और प्रॉपर इंट्रोडक्शन होता है। मैं टाइयू हूँ, सिंपल वाला, और मैं त्सुकासा। मिरेकल फ्लूइड की और डोज बनाने में टाइम लगेगा, तो तब तक सेनकू टाइयू को टास्क देता है सी शेल्स को क्रश करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाने का। ये सबसे वर्सेटाइल रिसोर्सेज में से एक है। इससे वो सीमेंट, सोप और इवन फार्मिंग के लिए फर्टाइल सॉइल बना सकते हैं। इसका एक और यूज भी है, पर सेनकू उसके बारे में सीक्रेटिव है। लगता है उसे त्सुकासा पर पूरा भरोसा नहीं है, और जब सेनकू को कुछ हंच होता है तो आपको स्मार्ट रहना चाहिए और उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। बाद में त्सुकासा सेनकू को अपने चाइल्डहुड के बारे में बताता है, जहां उसे एक अल्कोहलिक ग्रोन अप के हाथों अब्यूज फेस करना पड़ा। फिर वो एक रैंडम स्टैचू का हेड पंच करके उड़ा देता है और सेनकू को बताता है कि उसे क्रैपी एडल्ट्स को रिवाइव करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। यार, ये बंदा शायद सिर्फ ओल्ड लुकिंग किड हो सकता था। सेनकू पॉइंट करता है कि उसने बेसिकली किसी को मर्डर कर दिया, पर त्सुकासा को फर्क नहीं पड़ता। वो इस सिविलाइजेशनल रीस्टार्ट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहता है, अपना आइडियल वर्ल्ड बनाने का जो सिर्फ यंग लोगों के लिए हो। पर सेनकू प्लान कर रहा है कि वो हर उस इंसान को रिवाइव करेगा जिसे वो कर सकता है। दोनों के बीच डिसएग्रीमेंट है। लगता है अब हमारा शोडाउन होने वाला है दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग और दुनिया के सबसे स्मार्ट के बीच में। एपिसोड 3, वेपन्स ऑफ साइंस। जैसे ही सेनकू डिसाइड करता है कि ये बंदा डेंजरस है, टाइजो भागता हुआ आता है और उनका सबसे बड़ा एडवांटेज दे देता है। वो मिरेकल फ्लूइड के बारे में त्सुकासा के सामने ही ब्लैप कर देता है। उप्स! टाइजो अनाउंस करता है कि उनके पास ऑलमोस्ट इनफ मिरेकल फ्लूइड है यूजुरिहा को रिवाइव करने के लिए। फिर सेनकू कहता है कि उन्हें केव में एक और ट्रिप करनी पड़ेगी, ज्यादा नाइट्रिक एसिड AKA बैट गुआनो कलेक्ट करने के लिए। त्सुकासा कहता है कि वो जाएगा क्योंकि वो सबसे फास्ट है, पर एक्चुअली वो सिर्फ केव की लोकेशन अपने लिए सीखने में इंटरेस्टेड है। नेचुरली सेनकू ने ये एंटिसिपेट कर लिया था और बस त्सुकासा से छुटकारा पाने का बहाना चाहिए था। जैसे ही जापानीज टार्जिन गया, सेनकू अपना स्टोर्ड नाइट्रिक एसिड निकालता है और रिवाइवल फ्लूइड की आखिरी डोज बना लेता है। वो यूजुरिहा को रिवाइव कर देते हैं और फाइनली टाइजू ने 3700 साल इस पल का वेट किया है, तो वो थोड़ा और वेट कर सकता है। वो डिसाइड करता है अपनी कन्फेशन को होल्ड पर रखने का, जब तक सिविलाइजेशन की ये बैटल खत्म ना हो जाए। सेनकू दूसरों को त्सुकासा के एजिज्म और नए मॉडर्न हैबिट के बारे में बताता है। मीनवाइल त्सुकासा केव ढूंढ चुका है और रास्ते में उसने ढेर सारी स्टैचूज तोड़ दी हैं। अब वो वापस आ गया है उतनी जल्दी जितनी सेनकू ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। सेनकू एक क्रॉसबो बनाता है जो उसने पहले बनाई थी और त्सुकासा पर शूट करता है, पर बंदा बोल्ट को मिड एयर ही कैच कर लेता है। फिर टाइजू त्सुकासा पर चार्ज करता है, पर अटैक करने की जगह वो त्सुकासा से कहता है कि वो उसे जितना मारे उतना मारे, बस स्टैचूज तोड़ना बंद करे। मैं किसी को नहीं मारता, तुम मुझे मारो या लात मारो, जो मर्जी करो, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये स्टैचूज तोड़ना बंद करो। अरे टाइजी तो एपिटमी है लवर नॉट फाइटर का। त्सुकासा को नहीं लगता ये वीकलिंग्स उसके लिए कोई थ्रेट है, तो वो जाता है और ज्यादा स्टैचूज तोड़ने। पर सेनकू के पास प्लान है एक ऐसा वेपन बनाने का जिसे त्सुकासा भी नहीं हरा सकता, और तीनों निकल पड़े हैं कुछ और रिसोर्सेज कलेक्ट करने। कुछ देर बाद सेनकू को नेविगेट करने में प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ सूरज की पोजीशन से, पर लकीली यूजुरिहा पहचान लेती है कि वो कहाँ है। सिर्फ एक चीज सर्वाइव करी है इतने सालों में, बुद्धा की जायंट ब्रॉन्ज स्टैचू। अब सेनकू को एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स पता है और वो 10 बिलियन% श्योर है कि उसे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। वो पास के हॉट स्प्रिंग्स में जाते हैं और सेनकू फाइनली रिवील करता है कि वो क्या बनाएंगे। वो एक गन बना रहे हैं।
साइंटिस्ट से तो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर रिस्पेक्ट है। एपिसोड 4 फायर द स्मोक सिग्नल। अपेरेंटली गन पाउडर बनाना बहुत इजी है, जितना मैंने सोचा था भी नहीं। बस सल्फर को हॉट स्प्रिंग से और कुछ मटेरियल्स जो उनके पास ऑलरेडी थे कंबाइन करना था, और धमाका, मतलब लिटरली धमाका। ताइजू एक्सीडेंटली एक्सप्लोजन का कॉज बन जाता है मिक्सिंग करते वक्त। सब पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस है आई गेस। पर फिर अनएक्सपेक्टेडली तीनों को दूर से एक स्मोक सिग्नल दिखता है। सेनकू जानता है कि ये त्सुकासा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास अपनी पोजीशन एक्सपोज करने का कोई रीजन नहीं। लगता है स्टोन वर्ल्ड में वो अकेला इंसान नहीं बचा है। सेनकू डिसाइड करता है अपनी गट पर ट्रस्ट करे और स्मोक सिग्नल भेजने वाले से कांटेक्ट करे। पर जब ताइजू और आग जलाने में बिजी है, त्सुकासा आ जाता है और युजुरिहा को हॉस्टेज ले लेता है। वो सेनकू को बताता है कि उसने उसकी गन पाउडर बनाने की प्लान समझ ली है। सुनो, प्राइमेट हाई स्कूलर के लिए ये बंदा काफी स्मार्ट है। वो डिमांड करता है कि सेनको उसे मिरेकल फ्लूइड बनाने का एग्जैक्ट फॉर्मूला बता दे। और कितना भी लॉजिकल हो, सेनको एक्चुअली में दिल से बहुत सॉफ्टी है। वो तुरंत युजुरिहा को बचाने के लिए त्सुकासा को फॉर्मूला बता देता है। पर त्सुकासा सैटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने सेनको को अलाइव रहने दिया तो वो और स्ट्रॉन्गर वेपन्स बना लेगा। फिर हमें फ्लैशबैक मिलता है छोटे से क्यूट सेनको का, जो स्पेस में जाने का सपना देखता था। उसके अडॉप्टिव फादर बयाकुया बहुत सपोर्टिव थे और अपनी कार बेच दी अपने बच्चों को साइंस इक्विपमेंट देने के लिए। क्या बात है। ताइजू और युजुरिहा की मदद से ज्यादा टाइम नहीं लगा जब छोटे सेनको ने एक एक्चुअल वर्किंग मिनिएचर रॉकेट बनाया, जो उसने ऑर्बिट में भेज दिया। जब वो कुछ करने का डिसाइड कर लेता है तो कुछ नहीं है जो सेनको नहीं कर सकता। प्रेजेंट में वापस त्सुकासा सेनको को अपनी जान बचाने का एक आखिरी मौका देता है। वो सेनको से कहता है कि साइंस को अबैंडन कर दे, पर ये जैसे पिकाचू से कहे कि लाइटनिंग अबैंडन कर दे, वो कभी नहीं करेगा। त्सुकासा अपने दुश्मन को कहता है कि किसी और लाइफ में सेनको प्रोबेबली उसकी फर्स्ट रियल फ्रेंड होता। स्ट्रॉन्ग होना बहुत अकेला होता है। त्सुकासा फिर सेनको की नेक पर फेटल स्ट्राइक करता है। एपिसोड 5 स्टोन वर्ल्ड द बिगिनिंग। ताइयू वापस आता है अपने दोस्त को ग्राउंड पर लाइफलेस पड़ा देखने के लिए। वो ग्रीफ में ओवरकम हो जाता है, पर उसे पता है कि सेनको नहीं चाहेगा कि वो अपना होश खो दे। तो ताइयो त्सुकासा के सर के ऊपर एक बड़ा बोल्डर फेंकता है, उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इतनी देर के लिए कि युजुरिहा गन पाउडर बिखेर दे। बोल्डर गिरता है, कुछ स्पार्क्स बनता है और एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे दोनों सेनको के बॉडी के साथ एस्केप कर लेते हैं। ताइयो रियलाइज करना शुरू कर देता है कि सेनको ऐसा आदमी नहीं है जो अपनी जान किसी बैकअप प्लान के बिना कुर्बान करे। जब वो उसकी बॉडी को रोल करते हैं, उन्हें पता चलता है कि सेनको की नेक पर थोड़ा सा स्टोन शेल अभी भी बचा है। देखो, सेनको के पास थ्योरी थी कि जब कोई बॉडी पार्ट अनपेट्रिफाइड होता है तो वो उस पार्ट की कोई भी डैमेज रिपेयर कर देगा। ताइयू अपनी मिरेकल फ्लूइड की आखिरी डोज सेनको की नेक पर डालता है और अपने दोस्त के जागने की रिक्वेस्ट करता है। एपिसोड 6 टू नेशंस ऑफ द स्टोन वर्ल्ड। अगला एपिसोड फ्लैशबैक के साथ स्टार्ट होता है। उन 6 मंथ्स को दिखाता है जो सेनको ने अकेला बिताया था वेकअप होने के तुरंत बाद। उसने अल्टीमेटली डिसाइड किया कि पेट्रिफिकेशन या तो एलियन अटैक था, या फेल्ड गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट, या फिर कोई नया सुपर वायरस। सेनको ने फिर टायरलेसली काम किया मिरेकल फ्लूइड के सीक्रेट को अनकवर करने के लिए, और इवेंचुअली रियलाइज किया कि वो कैसे बैट क्रैब के टपकने से ब्रेक फ्री हो पाया। उसने हजारों सालों तक काउंटिंग करके इतना ब्रेन पावर एक्सर्ट किया कि उसका स्टोन शेल वीक हो गया, और नाइट्रिक एसिड अकेले ही उसे तोड़ने के लिए काफी था। वो आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की मदद से केस क्रैक करता है और इक्वेशन को अपने खून से अपनी शर्ट पर लिख लेता है। कभी मत भूलना, पेट्रिफिकेशन फैंटेसी लग सकती है, पर साइंस की फाउंडेशंस हमेशा रॉक सॉलिड होती हैं। डैम, ये बंदा साइंस के लिए कितना हार्डकोर है। प्रेजेंट में वापस सेनको की थियरी काम करती है और वो मिराकुलसली वापस जिंदा हो जाता है। पेट्रिफिकेशन ने शायद पूरी सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय कर दी, पर ये अपेरेंटली किसी भी इंजरी को हील भी कर सकता है। तो प्रोज एंड कॉन्स हैं। युजुरिहा सजेस्ट करती है कि इसका मतलब ये हो सकता है कि वो उन स्टैचूज को भी बचा सकते हैं जो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, बस सारे पीसेस को वापस जोड़कर रिवाइवल फ्लूइड यूज करने से पहले। और वो काम है परफेक्ट फॉर युजुरिहा, जो पहले क्राफ्टिंग क्लब की प्रेसिडेंट थी। फिलहाल उन्हें त्सुकासा का सामना करने के लिए एक प्लान चाहिए। ताइजू और युजुरिहा त्सुकासा की नई स्टोन एम्पायर में जाकर स्पाइस बनके काम करेंगे। साथ ही सेनको कांटेक्ट करेगा जिसने भी स्मोक सिग्नल भेजा था, और अपनी साइंस की फौज खड़ी करेगा। दोस्त अलविदा कहते हैं और अपने अलग मिशंस पर निकल पड़ते हैं। यार, मेरी आंखें नम हो रही हैं। मीनवाइल त्सुकासा ने इस स्टोन वर्ल्ड के नेटिव इनहैबिटेंट्स से कांटेक्ट कर लिया है। उसका पीछा कर रही है खूबसूरत और डेडली कोहाकू। वो तुरंत स्टोन डैगर से अटैक करती है और त्सुकासा को इम्प्रेस करती है अपनी स्पीड और प्रोवस से। कोहाकू ने सब कुछ देखा जो त्सुकासा और सेनको के बीच हुआ, और उसे
लगता है त्सुकासा एक पागल आदमी है जिसने एक इनक्रेडिबल सॉर्सरर को मर्डर कर दिया। मतलब वो बिल्कुल गलत भी नहीं है। त्सुकासा को नहीं पता ये प्रिमिटिव वुमेन कहाँ से आई, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इतनी खतरनाक नहीं है। वो एक बड़े से ट्री को गिरा देता है ठीक कोहाकू के ऊपर और उसे नीचे दबोच देता है। फॉर्चुनेटली सेनकू ने ये हल्लड़ सुन लिया और जल्द ही पहुंच जाता है। वो बैम्बू व्हील्स और फाइबर रोप से एक पुली बनाता है जो मैसिव ट्री को उठाने के काबिल है। कोहाकू हैरान रह जाती है। मेरा नाम कोहाकू है और सच कहूं तो मुझे तुम बहुत अच्छे लगे। अच्छा सेनकू, समझ गया तेरा गेम। एपिसोड 7 Where 2 million years have gone। Apparently कोहाकू एक प्रिमिटिव ट्राइब से है जिसके सब लोग कन्वीनियंटली परफेक्ट जापानीज बोलते हैं। कोहाकू की बहन रूरी गांव की प्रीस्टेस है, पर वो बीमार है, तो कोहाकू यहाँ कुछ स्प्रिंग वाटर लेने आई थी। सेनकू पुली मटेरियल से एक छोटी सी गोकार्ट बनाता है और इशिगामी विलेज में वापस चला जाता है। गांव एक छोटी सी आइलैंड पर है जो वुडन ब्रिज से जुड़ा है और ब्रिज की रक्षा करते हैं नॉनसेंस किनरू और उसके ज्यादा परवी कावड़ली छोटे भाई गिनरू। उन्हें किसी भी आउटसाइडर को गांव में नहीं आने देना, पर सेनकू उनके लिए कुछ सॉर्सरी कर दिखाता है जो असल में बस सोप से बबल्स बनाना है। इससे इशिगामी विलेज के अपने रेजिडेंट सॉर्सरर क्रोम का अटेंशन मिलता है। ये जो भी विलेजर्स मैजिक समझते हैं सेनकू के लिए बस बेसिक साइंस है। क्रोम सेनकू को अपने हट में मैजिक डुएल के लिए चैलेंज करता है जो गांव से बाहर है। अपने पहले ट्रिक के लिए क्रोम केमिकल्स को आग में डालकर रंग बदल देता है। सुंदर पर खतरनाक नहीं। बस इतना ही नहीं, उसके पास एक सल्फर बॉल है जिसे रब करके वो स्मॉल स्टैटिक चार्ज जनरेट कर सकता है। अब हम पक रहे हैं। सेनकू लेदर क्लॉथ से बॉल को रब करता है और काफी बड़ा स्टैटिक चार्ज क्रिएट करता है। क्रोम को अपनी हार माननी पड़ती है सेनकू की सुपीरियर इंटेलेक्ट के सामने, पर सेनकू इंप्रेस्ड है कि क्रोम ने कितना कुछ अपने आप समझ लिया है और उसे इन्वाइट करता है किंगडम ऑफ साइंस का पहला ऑफिशियल सिटीजन बनने के लिए। क्रोम के पास ऑलरेडी एक बड़ा स्टॉक पाइल है मटेरियल्स का जो वो सालों से कलेक्ट कर रहा था, जो सेनकू की प्लान को काफी तेज कर देगा। किनरो जो ओल्डर और सीरियस गार्ड भाई हैं, इन सब से इम्प्रेस नहीं है। तब तक सेनकू अपने भाले को मर्क्यूरी और गोल्ड डस्ट में डिप करके एक गोल्डन भाला बना देता है। प्रिमिटिव आदमी भी किक एस गोल्डन भाले को रेजिस्ट नहीं कर सकता, पर वो फिर भी सेनकू को गांव में नहीं घुसने देगा। ये कहकर भी मैं इसे ऐसे ही रखूंगा। डैम। फिर क्रोम सेनकू को बताता है कि उसने हर मिनरल कलेक्ट क्यों करना शुरू किया, ताकि रूरी की बीमारी का इलाज ढूंढ सके, क्योंकि उसे उस पर बड़ा क्रश है। उस रात सेनकू क्रोम को मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में सब कुछ बताता है, कितना दूर ह्यूमैनिटी प्रोग्रेस्ड और किस तरह पेट्रिफिकेशन ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। क्रोम की आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सोचकर कि इतना सारा नॉलेज एक सेकंड में वाइप आउट हो गया, पर सेनकू उसे कहता है कि अपने आंसू बचा कर रख, वो सारा नॉलेज अभी भी यहाँ है, ठीक सेनकू के दिमाग में। वो प्रॉमिस करता है कि वो एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं रूरी को बचाने के लिए, और दोनों ऑफिशियली टीम अप कर लेते हैं। एपिसोड 8 स्टोन रोड। सेनकू सारे स्टेप्स बताता है जो उन्हें एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए करने होंगे, और ये काफी बैक ब्रेकिंग काम है। पहले उन्हें मैग्नेट्स यूज करके रिवर बेड से आयरन सैंड कलेक्ट करना होगा, और सिर्फ सेनकू, कोहाकू और क्रोम के साथ ही काफी टाइम कंज्यूमिंग है। तब आती है अडोरेबल सुइका, और नहीं, ये उसकी हेड नहीं है, बस एक हॉलोड आउट मेलन है जो वो कुछ खास वजह से पहनती है। सुइका एक क्यूरियस चाइल्ड है जो बस हेल्पफुल होना चाहती है, और जब सेनकू उसकी अजीब हेडगियर पर कोई कमेंट नहीं करता, वो इंस्टेंटली उसे पसंद कर लेती है। तो जब सुइका आयरन सैंड कलेक्ट कर रही है, सेनकू रियलाइज करता है कि क्रोम बहुत सारी चीजें रेफरेंस कर रहा है जो उसे पता नहीं होनी चाहिए, जैसे जापानीज फोकलोर और एनिमल्स जो उसने कभी देखे नहीं। क्रोम कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि रूरी सबको स्टोरीज सुनाती है पास्ट की चीजों के बारे में। हाँ, आखिर ये गांव कहाँ से आया? अगली जरूरत है एक अवन बनाना, इतना गर्म कि आयरन फॉर्ज कर सके। पर उन चारों के पंखा झेलने से काम नहीं चल रहा। उन्हें किंगडम ऑफ साइंस में बहुत सारे लोग रिक्रूटमेंट करने होंगे अगर ये प्रोजेक्ट खत्म करने की कोई उम्मीद है। वो सुइका को भेजते हैं इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए कि हर विलेजर क्या चाहता है, ताकि वो साइंस यूज करके वो चीज़ उनके लिए बना सकें। ग्रेट डिटेक्टिव, मैं फाइनली वाला बनने वाला हूँ। हाँ, उसका पूरा बॉडी वाटरमेलन में समा जाता है। कितना कूल है। सुइका वापस आती है और सेनकू को बताती है कि कुछ विलेजर्स सिर्फ मछली खाते खाते बीमार हो गए हैं, तो अब टाइम है सेनकू के लिए साइंस ऑफ कुकिंग यूज करने का। वो ग्रेन्स हार्वेस्ट करता है और उन्हें नूडल्स का शेप देता है, अंडा, नमक और कुछ और सीजनिंग्स डालता है, और धमाका स्टोन वर्ल्ड रामेन। रामेन उन लोगों के दिमाग उड़ा देता है जिन्होंने कभी सीजन फूड नहीं खाया, पर सेनकू के लिए जो मॉडर्न चीजों का आदी है, ये बिल्कुल डिस्गस्टिंग है। यार, ये शो सच में छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल होना सिखाता है ना? एपिसोड 9 लेट देयर बी द लाइट ऑफ साइंस। सेनकू अपना रामेन स्टैंड गांव के ठीक बाहर लगाता है और ये हिट हो जाता है। विलेजर्स बहुत खुश हैं अपनी बैक ब्रेकिंग लेबर के बदले में कुछ डिलिशियस नूडल्स पाने को। पर फिर एक मिस्ट्री आदमी स्टैंड पर आता है। सेनकू उसे तुरंत पहचान लेता है। गेन आसागिरी, एक फेमस हाई स्कूल म्यूजिशियन जिसे सेनकू ने टीवी पे पेट्रिफिकेशन से पहले देखा था। गेन लोगों को पढ़ना और मैनिपुलेट करने में माहिर है, तो ये एक्स्ट्रापोलेट करना मुश्किल नहीं कि वो बिल्कुल वही है जिसे सुकासा स्पाई भेजेगा।
पर सेनको को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो यहाँ क्यों है और बस उसे अपने अपग्रेडेड फर्नेस पर काम पर लगा देता है। कुछ ही देर में गेन मान लेता है कि उसे सुकासा ने सेनको की डेथ कंफर्म करने भेजा था, पर अब जब उसने साइंस किंगडम को एक्शन में देखा है, उसे डाउट हो रहा है कि वो किस साइड पर रहना चाहता है। गेन सेनको को बताता है कि वो बहुत शालो है और जो भी उसे बेटर लाइफ दे सकता है वो उसको चूज करेगा। सेनको जवाब देता है कि एक बार गेन उनका अगला शॉकिंग प्रोजेक्ट देख लेगा तो 10 बिलियन% चांस है कि वो साइड बदल लेगा। हाँ बिल्कुल, अब टाइम आ गया है कुछ इलेक्ट्रिसिटी लेने का, और परफेक्ट टाइमिंग क्योंकि ठंडक आने वाली है। सेनको यहाँ मजे नहीं कर रहा। साइंस टीम कॉपर वायर फॉर्ज करना शुरू कर देती है, एक प्लैंक ऑफ वुड से जो सेनको ने सीधा गांव के ब्रिज से चीर लिया। इससे गांव के टफ गाय मैग्मा का अटेंशन मिलता है, जो बस कुछ नर्ड्स को पीटने का बहाना ढूंढ रहा था। पर गेन कुछ बेसिक मैजिक ट्रिक्स यूज करता है मैग्मा और उसके गुंडों को डराने के लिए और उन्हें भगा देता है। कोहाको किनरो की गोल्डन स्पीयर लेती है, उस पर मेटल रॉड बांधती है और उसे पहाड़ी की चोटी पर गाड़ कर रख देती है। बिजली गिरती है और बिल्कुल ऐसे साइंस टीम के पास अब एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। पर घर पर ये ट्राई मत करना बच्चों। मैग्नेट्स प्लस कॉपर प्लस फॉस्फोरस इक्वल्स एक बैड एस ड्यूअल क्रैंक जनरेटर। गेन किनरो और गिनरो को क्रैंक्स चलाने के लिए मना लेता है। जब सेनको बैम्बू फिलामेंट में प्लग करता है, उजालों की हो, लेट देयर बी लाइट। एपिसोड 10 अ फ्लिम्जी अलायंस। गेन को हैरानी है कि सेनको ने इतने कम टाइम में इस स्टोन वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी बना ली, पर वो अभी भी किंगडम ऑफ साइंस के लिए पूरे तरह सोल्डिंग हुआ। फिर हमें फ्लैशबैक दिखता है जब त्सुकासा ने गेन को रिवाइव किया था। लगता है त्सुकासा सबसे यूजफुल और पावरफुल लोगों को कलेक्ट कर रहा है अपनी स्टोन एम्पायर में शामिल करने के लिए, और वो इतना डरावना है कि आप उसे बिट्रे करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। प्रेजेंट में वापस गांव के कुछ आदमी गेन पर जंगल में अटैक कर देते हैं और उसे स्पीयर से सीधा सीने पे मार देते हैं। फॉर्चुनेटली उसने अपनी शर्ट में ब्लड बैग्स भरे हुए थे, बस ऐसे ही किसी सिचुएशन के लिए। तो जब सेनको की टीम उसे ढूंढती है, वो अभी भी जिंदा है। डिटेक्टिव सुइका इन्वेस्टिगेशन करती है और पता लगती है कि मैग्मा इस अटैक के पीछे था, मतलब ऑब्वियसली। फिर कोहाकू सेनको को गांव की ट्रेडिशन के बारे में बताती है, जिसका नाम है ग्रैंड बाउट। ये कॉम्बैट टूर्नामेंट है जिसके विनर को गांव की प्रीस्टेस रूरी से शादी करने का मौका मिलता है। पिछले साल मैग्मा ने ओपनली कहा था कि अगर वो जीता तो वो रूरी को मार देगा और गांव पर कब्जा कर लेगा। कोहाकू को गुस्सा आया और टूर्नामेंट जीत ली, पर क्योंकि कोहाकू अपनी बहन से शादी नहीं कर सकती, वो अगले महीने फिर से ग्रैंड बाउट कर रहे हैं। मतलब रूरी और कोहाकू को बस एक दूसरे से शादी करनी पड़ेगी। कितना सुपर फॉरबिडन लव है। एनीवे, मैग्मा ने गेन को मारने की कोशिश की ताकि इस साल के टूर्नामेंट में कोई सॉर्सरर की तरफ से सरप्राइज ना हो, पर कोहाकू डिटरमिन्ड है कि ऐसा नहीं होने देगी। क्रूम तो विनर बन के रूरी से शादी करना चाहेगा, पर साइंस किंगडम में सिर्फ कोहाकू और किनरू ही ऐसे हैं जिनके पास मैग्मा को हराने का चांस है। फाइटर्स लगातार ट्रेनिंग करते हैं, जबकि क्रोम और सेनको एंटीबायोटिक्स बनाने पर फोकस करते हैं। उस रात गेन गांव से चुपके से निकल जाता है और त्सुकासा के पास वापस चला जाता है। पहले तो लगता है गेन पूरे तरह किंगडम ऑफ साइंस को बेच देगा, पर सेनको उसे एक आइस कोल्ड कोला बनाने का प्रॉमिस करता है, और वो ऑफर इतना अच्छा था कि वो रेजिस्ट नहीं कर पाया। तो वो त्सुकासा को कहता है कि सेनको 10 बिलियन% डेड है, साइंस के लिए एक और एलाय। एपिसोड 11 क्लियर वर्ल्ड। अगली बार सेनको एक और चीज बना रहा है जो हम अपनी डेली लाइफ में डेफिनेटली फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ग्लास। उसने ऑलरेडी फिगर आउट किया है कि सुइका वो वाटरमेलन क्यों पहनती है, क्योंकि उसकी विजन खराब है और मेलन के होल से देखने से उसे थोड़ा बेटर दिखता है, जैसे स्क्विंटिंग करना। सुइका अपनी खराब विजन को फजी सिकनेस बुलाती है और पूरी जिंदगी इस पर शर्मिंदा रही है। सेनको उसे कहता है कि शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं, क्योंकि जहां से वो आया है वहां ये कोई बड़ी बात नहीं है। लाखों लोग स्पेक्टिकल्स पहनते थे, एक्चुअली आप शायद अभी पहन रहे हैं। एनीवे, कुछ क्वाड्स माइन करने और इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के बाद उनके पास सुइका के मास्क के लिए लेंसेज हैं। सेनको उसे उसके सर पर रखता है और वो दुनिया को क्लियर देख पाती है पहली बार। डैम, साइंस मुझे रुला रही है। फाइटर्स के साथ किनरू स्ट्रगल कर रहा है इंप्रूव करने में, क्योंकि उसको भी सीक्रेटली फजी सिकनेस है। वो सिर्फ जिनरू को बताता है क्योंकि उसे शर्म आती है। लगता है इस आदमी को मेमो नहीं मिला। एनीवे, अब जब उनके पास ग्लास है, सेनको केमिकल्स मिक्स करने के लिए बॉटल्स बना सकता है। पर चाहे वो दुनिया का सबसे स्मार्ट आदमी हो, इसका मतलब ये नहीं कि उसे ग्लास ब्लोइंग का डेलिकेट काम आता है। तो क्रोम गांव के रेजिडेंट क्राफ्ट्समैन ओल्ड मैन कासिकी को किडनैप कर लेता है। पहले तो वो उनकी स्कीम्स का हिस्सा नहीं बनना चाहता, पर जब वो ग्लास फर्नेस को एक्शन में देखता है, उसके अंदर का आर्टिस्ट रोक नहीं पाता। बिना किसी साइंटिफिक नॉलेज के ये बंदा अपने फील्ड में मास्टर है और नए मटेरियल के साथ इंस्टेंटली अडेप्ट कर सकता है। मैं और नहीं सह सकता। अरे, तूने तो मुझे पकड़ लिया, डैम इट। अरे वाह, और ये सुपर जैक्ड भी है।
कुछ ही दिनों में उनके पास ग्लास इक्विपमेंट से भरा हुआ पूरा लैब है और अगला इंग्रेडिएंट कलेक्ट करने को तैयार है। पर सेनको वार्निंग देता है, अगला केमिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट ट्रेजर सबसे खतरनाक होने वाला है। एपिसोड 12 बडीज बैक टू बैक। सेनको, कोहाकू, क्रोम और गिनरो के इस सुपर डेंजरस एक्सपेडिशन पर निकलने से पहले सेनको एक सिल्वर स्पीयर बनाता है जो बाद में उनकी मदद करेगा। गिनरो को बहुत खुशी होती है कि उसके पास भी अपने भाई की गोल्ड स्पीयर जितनी ही कूल स्पीयर है, पर उसे पता नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है। सेनको उसे कहता है कि स्पीयर को आगे करके चले और अगर टिप काली हो जाए तो उसे 0.1 सेकंड में रुकना है, नहीं तो तुरंत मौत। साइंस डरावनी है। उनका डेस्टिनेशन है सल्फ्यूरिक एसिड का एक तालाब, जिसका मतलब है उन्हें हाइड्रोजन सल्फाइड के एक जानलेवा बादल से होकर गुजरना होगा। गिनरो ऑलमोस्ट सीधा पॉइजन क्लाउड में चला जाता है और कोहाकू उसे आखिरी वक्त बचा लेती है। वो वापस जाते हैं और कसेकी से गैस मास्क बनवाते हैं, पर फिर भी काफ़ी रिस्की है। सेनको कहता है कि वो एसिड लेने जाएगा और अगर वो मर जाए तो अपना सारा नॉलेज क्रोम को दे जाने की कोशिश करता है, पर क्रोम वो बात मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि साथ में चलने से कामयाबी के चांसेस बेहतर होंगे। तो वापस जिंदा आएगा, इसमें 10 बिलियन% चांस है। तुझे आना होगा सेनको। क्या आदमी है। कोहाकू ये बातें सुन लेती है और उसे अपनी और रूरी की सिमिलर सिचुएशन याद आ जाती है। देखो, गांव की प्रीस्टेस का मेन ड्यूटी है 100 टेल्स के नाम से जानी जाने वाली कहानियों का कलेक्शन याद रखना और अगली जनरेशन तक पहुंचाना। जब से रूरी बीमार हुई, वो कोहाकू को ये कहानियां सिखाने की कोशिश कर रही है ताकि वो भूली ना जाए, पर कोहाकू ये एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि उसकी बहन मर सकती है, इसलिए वो टेल्स सीखने की जिम्मेदारी ठुकरा रही है। क्रोम और सेनको वापस एसिड के तालाब पर जाते हैं, पर इस बार गिनरो जाने में बहुत डर दिखा रहा है। वो एसिड कलेक्ट करते हैं, पर सडनली क्रोम के पैर तले पत्थर टूट जाते हैं और वो एसिड के तालाब की तरफ गिरने लगता है। जब वो क्रोम सूप बनने ही वाला था, गिनरो आता है और अपनी स्पीयर से क्रोम को बचा लेता है। देखो, कावर्डली पर्वी कैरेक्टर ने भी काम दिखा दिया। एपिसोड 13 मास्क्ड वॉरियर। एंटीबायोटिक्स पाने के लिए अब सिर्फ काफी सारा केमिस्ट्री का काम बचा है और एक चीज की उन्हें जरूरत है, वो है अल्कोहल, और ये बिल्कुल ग्रैंड बाउट के प्राइजेस में से एक है। और अपने चांसेस और बेहतर बनाने के लिए सेनको भी टूर्नामेंट में साइन अप कर लेता है। अगर वो किनरो के सामने आया तो वो मैच हार जाएगा ताकि उसे इजी विन मिल जाए। हाँ, थोड़ा चीटिंग है, पर स्टेक्स जस्टिफाई करते हैं। अगले दिन टूर्नामेंट शुरू होता है और सेनको पहली बार गांव के अंदर प्रवेश करता है। जब रूरी पहली बार उससे नाम सुनती है, वो शॉक्ड हो जाती है और क्लेम करती है कि उससे कभी ना मिलने के बाद भी वो सेनको को पूरी जिंदगी से जानती है। वो सेनको का सरनेम पूछती है, पर जवाब देने से पहले रूरी कफिंग फिट में गिर जाती है और उसे ले जाया जाता है। मैग्मा जोर से सेलिब्रेट करता है और कहता है कि लगता है जब वो जीतेगा तो उसे रूरी को मारना भी नहीं पड़ेगा। सीरियसली, ये हरामी कैसे बोल सकता है। क्रोम भी टूर्नामेंट में आता है और इस पूरी बार वो सिर्फ एक चीज प्रैक्टिस कर रहा है, मैग्मा को सीधा नीचे मारने की। ये सॉलिड स्ट्रैटेजी है। अगर हम उसे अर्ली राउंड्स में थकाना चाहते हैं तो उसके टेस्टिकल्स एक बेहतरीन टारगेट है। सॉलिड स्ट्रैटेजी। किंगडम ऑफ साइंस के पास नंबर्स हैं, पर सब प्लेसमेंट फाइट्स पर डिपेंड करेगा और प्लेसमेंट और बुरा नहीं हो सकता। किनरो का मुकाबला मैग्मा से पहले राउंड में है, बिना किसी मौके के मैग्मा को पहले थकाने का। फिर सेनको गिनरो को कुछ परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स देता है, बस और चीटिंग करने के लिए। जब मैग्मा का एक गून आता है और उन्हें बताता है कि सुइका पास की नदी में गिर गई है, उन्हें पता है ये शायद उन्हें टूर्नामेंट से दूर जाने का एक झांसा है, पर वो रिस्क नहीं ले सकते। कोहाकू स्प्रिंट करती है चेक करने की और उम्मीद है कि वो अपने मैच के लिए वापस टाइम पर आ जाएगी। सुइका एक्चुअली तो बस एक पेड़ से बंधी हुई है और वो मेलन मोड में जाकर एस्केप कर जाती है। इसके साइंस के बारे में तो नहीं पता, लेकिन ठीक है। पहले राउंड में किनरो सरप्राइजिंग स्पीड दिखाता है, पर उसकी आईसाइट इतनी खराब है कि डिस्टेंस जज नहीं कर पाता। सुइका वापस आती है और किनरो के चेहरे के भाव को पहचान लेती है। उसे एहसास हो जाता है कि उसको भी फजी सिकनेस है। वो अपना हेलमेट किनरो के सर पर फेंक देती है और अब विजन ठीक होने पर वो मैग्मा को आसानी से पीट देता है। एपिसोड 14 मास्टर ऑफ फ्लेम। किनरो ने क्लियरली मैग्मा को हरा दिया है, पर मैग्मा ये आर्ग्यू करने की कोशिश करता है कि हेलमेट यूज करना रूल्स के खिलाफ है। रेफरी कहता है कि क्योंकि ये कोई वेपन नहीं है, वो इसे अलाउ करेगा। पर हाँ, ऑब्वियसली ये सब एक रूस था किनरो को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि मैग्मा पीछे से आके उसकी हेलमेट तोड़ दे, और मैग्मा को विन मिल जाती है नॉकआउट से। मैग्मा अपने गूंज से अगला मैच क्रोम के अगेंस्ट तुरंत डलवाता है ताकि कोहाकू के वापस आने से पहले उसके मैच तक पहुंच सके, और ये काम कर जाता है। कोहाकू थोड़ी देर लेट हो जाती है और सेनको डिफॉल्ट में अगला मैच जीत जाता है। अब लगता है गिनरो ही उनका आखिरी चांस है, और फॉर्चुनेटली सेनको ने जो पावर अप ड्रिंक दिया है वो काम कर रहा है। सेनको दूसरों को बताता है कि उसने एक्चुअली सिर्फ कैफीन दिया था, पर गिनरो शायद प्योर कॉन्फिडेंस और एनर्जी से जीत सकता है। वो लगभग 10 सेकंड तक चल पाता है जब तक गिनरो को रन्स नहीं हो जाते और वो डाउन फॉर द काउंट हो जाता है। डिसअपॉइंटिंग और डिस्कस्टिंग।
अब क्रोम की बारी है मैग्मा से टक्कर लेने की, पर हालत ठीक नहीं है। मैग्मा बिना किसी रहम के क्रोम को पीट रहा है। जब हमारे घर के साइंटिस्ट को स्विका के हेलमेट के टुकड़े जमीन पर पड़े दिखते हैं, वो मैग्मा की आंखों में राखी डाल देता है और हेलमेट की तरफ भागता है। वो लेंस यूज करके सनलाइट फोकस करता है और मैग्मा के कपड़े को आग लगा देता है। पर सेनकू जानता है कि ग्लासेस में जो कॉन्केव लेंसेज होते हैं वो ऐसे काम नहीं करते। मतलब आपकी आंखों के लिए तो बुरा होता अगर ऐसा होता। क्रोम को भी ये पता चल चुका है, पर उसके पास एक प्लान है। अपने पसीने और आंसुओं का यूज करके वो लेंस को भर देता है और उन्हें कॉन्वेक्स बना देता है। उन्हें अब भी मैग्मा को 60 सेकंड तक एक जगह खड़ा रहना होगा ताकि ये काम करे। पर तभी जेन आ दिखता है। मैग्मा को बड़ा सरप्राइज मिलता है क्योंकि वो अभी भी सोचता है कि उसने जेन को मार दिया था। जेन नाटक करता है कि उसने मैग्मा पर एक कर्ज डाल दिया है, जिससे अगले 60 सेकंड में वो हिला तो उसका दिल फट जाएगा। मैग्मा हिचकिचाता है, उसकी कमीज में आग लग जाती है। क्रोम उसे नीचे मार देता है और सीधा आइलैंड से नीचे फेंक देता है। अब ये है पूरी विक्ट्री। एपिसोड 15, द कल्मिनेशन ऑफ 2 मिलियन ईयर्स। क्रोम ने ये विक्ट्री डिजर्व की है, इसलिए सेनकू आखिरी मैच उसे हारने को तैयार हो जाता है। रूरी भी इस नतीजे से खुश लगती है। उन सारे मर्दों में से जिनसे वो ट्रेडिशन के हिसाब से शादी करने को मजबूर हो सकती हैं, क्रोम ही एक है जिसे वो एक्चुअली पसंद करती है। बदकिस्मती से टेक्निकली गिंड्रो अभी भी टूर्नामेंट में है और उसकी स्लीजी साइड रियलाइज कर लेती है कि ये एक हॉट पत्नी पाने का सबसे अच्छा मौका है। वो सेनकू को उनके मैच में हराने की कोशिश करता है और पूरा गांव चाहता है कि आउटसाइडर जीते ताकि गिंड्रो प्रधान न बन जाए। अपने रिडेम्पशन आर्क को बिगाड़ने का तरीका गिंड्रो। सेनकू स्विका का हेलमेट यूज करके मैच जीत जाता है। आग जलाने से नहीं, बल्कि उसे फलक्रम की तरह इस्तेमाल करके अपनी स्टाफ को सीधा गिंड्रो की कमान में डाल देता है। अरे, हर आदमी ने वो दर्द महसूस किया। आखिरी राउंड का टाइम आ गया। क्रोम अपनी सीमा पार कर चुका है और थक कर बेहोश हो गया। सेनको के पास मैच हारने का मौका भी नहीं है और वो रूरी का नया हस्बैंड और गांव का प्रधान बन जाता है। क्रोम के लिए खुशकिस्मती से सेनको को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो बस जीती हुई शराब लेता है, रूरी को पत्नी के रूप में ठकरा देता है और साइंस लैब में वापस भाग जाता है। सेनको और उसकी टीम बेहद फास्ट केमिस्ट्री का काम करते हैं और आखिरकार 6 महीने की मेहनत के बाद उनके पास एंटीबायोटिक्स है। वो रूरी को दवा देते हैं और सेनको उसका एग्जामिनेशन करता है। उसकी डायग्नोसिस है निमोनिया और खुशकिस्मती से इस पर एंटीबायोटिक्स का असर बहुत अच्छा होता है, जिसका मतलब है कि हम जीत गए ह्यूमैनिटी की साइंस की ताकत से। कुछ ही समय में रूरी पूरी तरह ठीक हो जाती है और सेनको पूरे गांव का विश्वास जीत लेता है। वो अभी भी रूरी से शादी नहीं कर रहा, पर वो गांव के प्रधान का रोल एक्सेप्ट कर लेता है। पूरे गांव में जश्न है, पर सेनको को एक चीज चौंका देती है। देखो, उसे असल में गांव का नाम अभी सुनने को मिला था और जब उसने सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ। इशिगामी बिल्कुल सेनको का सरनेम है। ये साइंस की कसम, क्या मामला है? एपिसोड 16, अ टेल फॉर द एजेस। सेनको आखिरकार रूरी से इशिगामी विलेज का इतिहास बताने को कहता है। तैयार हो जाओ क्योंकि ये बहुत लंबी कहानी है। याद है सेनको के कूल डैड बयाकुया? जब सेनको बच्चा था, बयाकुया एस्ट्रोनॉट बनने का सपना देखता था। वो एक टेस्ट में फेल हो गया जहां तुझे पूरे कपड़ों के साथ तैरना पड़ता था और उसने अपना सपना खत्म समझ लिया। जब सेनको ने अपना खुद का रॉकेट बनाया तो उसने अपने पिताजी को इंस्पायर किया और सेनको की कुछ हाईटेक ट्रेनिंग की बदौलत वो आखिर में स्विमिंग टेस्ट पास कर गया। बयाकुया को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक रशियन रॉकेट सोयूज में एक मिशन के लिए चुना गया। उसके साथ थे अमेरिकन सिंगर लिलियन विनबर्ग और एक रशियन एस्ट्रोनॉट जिसका नाम था शामिल। जब वो ISS पर पहुंच गए तो उन्हें एक रशियन कपल से मिला जिनका नाम था याकूब और दारिया और एक यंग अमेरिकन कॉनी। मैं अंदाजा लगा रहा हूं तुम समझ गए हो ये कहां जा रहा है। बस कुछ ही दिन स्पेस में रहने के बाद कुछ बहुत अजीब हुआ। उन्होंने देखा कि धरती एक चमकदार हुई रोशनी से ढक गई और ग्राउंड कंट्रोल से उनका संपर्क टूट गया। उन्होंने लाइव फीड कैमरास में देखा और सब लोग पत्थर बन गए थे। रशियन कपल स्पेस में ही रहना चाहते थे। उन्हें डर था कि अगर धरती पर वापस गए तो वो भी पत्थर बन सकते हैं। पर बयाकुया ने जोर दिया कि स्पेस में रहने का कोई फायदा नहीं जहां वो कुछ नहीं कर सकते। फिर उसने अकेला ही वापस धरती पर उतरने का मिशन अटेम्प्ट करने का फैसला किया। अरे वाह, जैसे बाप वैसे बेटा लगता है। एपिसोड 17, 100 नाइट्स एंड 1000 स्काइज। बयाकुया ने अंदाजा लगाया कि पेट्रिफिकेशन साउथ अमेरिका में शुरू हुई थी, इसलिए उसने वहीं उतरने की कोशिश की। शामिल ने कहा कि क्योंकि बयाकुया का बेटा है, उसे ये खतरनाक काम नहीं करना चाहिए, तो वो कॉनी और लिलियन के साथ धरती पर वापस आया। करामत से वो धरती पर वापस आ गए, पर अपनी टारगेट मिस कर दिए और पैसिफिक ओशन के बीच में आ निकले।
बयाकुया और रशियंस उनके पीछे एक और शटल में गए, एक करीबी आइलैंड पर उतरे और एक नाव से उन्हें बचा लिया। सारे एस्ट्रोनॉट्स अब इकट्ठे थे पर इस वीरान आइलैंड पर फंसे हुए थे। 3 साल बीत गए और उन्होंने इस आइलैंड पर जीना सीख लिया। कॉनी और शामिल की शादी हो गई, पर उनकी शादी की रात लिलियन टूटकर जंगल में भाग गई। बयाकुया उसके पीछे गया और उसने उसे बताया कि उसे डर है कि उनके जाने के बाद दुनिया का सारा म्यूजिक हमेशा के लिए खो जाएगा। बयाकुया ने उसे बताया कि उसे विश्वास है कि उसका बेटा सेनकू कहीं न कहीं जिंदा है, और वो गलत भी नहीं था क्योंकि उसी वक्त सेनकू शायद करोड़ों में गिन रहा था। अफसोस की बात यह है कि कुछ ही समय बाद कॉनी बीमार हो गई और चल बसी, अपने 2 छोटे बच्चों को छोड़कर। शामिल भी बीमार हो गया तो रशियन कपल ने फैसला किया कि वो नाव में बैठकर मेनलैंड पर दवाई लेने का खतरनाक सफर करें। वो कभी वापस नहीं आए और अपने 2 बच्चों को छोड़ गए। जब शामिल बीमारी से हार गया तो बयाकुया और लिलियन ही बच्चों की देखभाल के लिए बचे थे। बयाकुया ने फैसला किया कि जो भी जरूरी जानकारी है उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखे, तो उसने 100 टेल्स बनाई। ये आसान कहानियां उन्हें जीवन बचाने का बेहतरीन मौका देने के लिए बनाई गई थीं, और उनमें बचने के टिप्स, जरूरी रिसोर्सेज और जापान वापस जाने के निर्देश थे जहां सेनकू था। फिर लिलियन बीमार हो गई और जैसे ही बयाकुया ने अपनी कहानियां खत्म की, वो उसकी गोद में चल बसी। सेनकू के लिए ये सब कुछ हजम करना मुश्किल है, पर रूरी ने अभी बात खत्म नहीं की। वो सेनकू को गांव के कब्रिस्तान ले जाती है जहां बयाकुया के लिए एक सम्मानजनक कब्र बनाई गई है। फिर रूरी सेनकू को 100th टेल सुनाती है, बयाकुया का अपने बेटे के लिए एक सीधा संदेश। बयाकुया हजारों साल बाद सेनकू से कहता है कि उसे उस पर भरोसा है और उसे पता है कि वो किसी तरह ह्यूमैनिटी को वापस लाएगा। समय के साथ बयाकुया की देखभाल में पले बच्चे बढ़ते गए, जब तक वो आखिर में जापान वापस नहीं आ गए और इशिगामी विलेज की स्थापना की। अब मैं इस बहुत ही भावुक मोमेंट में साइंस की बारीकी पर नहीं जा रहा, पर इतने कम लोगों से दोबारा आबादी बनाना नामुमकिन है और गांव के लोग असल में इनब्रेड भी होते, पर स्टोरी के लिए हम नज़रअंदाजी कर देंगे। सेनकू अपने बाप के इस अनमोल तोहफे के बारे में सोचकर आंसू बहाता है और उसे वादा करता है कि वो उसके सपने को पूरा करेगा। जब वो गांव में वापस आता है तो वो अपने नए प्रधान के स्वागत में बड़ा जश्न मनाते हैं, पर आराम करने का टाइम नहीं है क्योंकि जेन को आखिर में सेनकू को उसके वापस आने की वजह बताने का मौका मिलता है। त्सुकासा अपनी फौज के साथ इशिगामी विलेज पर हमला करने आएगा। सब डर गए हैं, पर सेनकू तो उत्साहित है कि उसे त्सुकासा को दिखाना होगा कि किंगडम ऑफ साइंस कितनी दूर आ गई है। आखिरकार यहाँ आता है शोडाउन। एपिसोड 18 स्टोन वॉर्स। किनरो और गिनरो ब्रिज की रक्षा कर रहे हैं और गिनरो बेचारा जश्न मिस करने का रो रहा है। किनरो जंगल से दुश्मनों को आते देखता है और गिनरो को दूसरों को चेतावनी देने भेजता है। गिनरो अपने ओपोनेंट्स को ब्रिज पर बुलाता है ताकि एक एक करके उनसे लड़ूं। वो त्सुकासा के एम्पायर के कुछ गुंडों को हरा देता है, पर जल्द ही उसे त्सुकासा के राइट हैंड मैन हियोगा मास्टर स्पीयर मैन का सामना करना पड़ता है। हियोगा किनरो को भाला मार देता है और बाकी साइंस किंगडम के लोग तब तक आते हैं जब तक वो ब्रिज से गिरता है। किनरो मुश्किल से लटका है और अपने भाई से ब्रिज काटने के लिए चिल्लाता है, पर वो नहीं कर पाता। अच्छा है, सेनको के पास हमेशा कुछ ना कुछ उपाय होता है। वो अपना आखिरी गन पाउडर यूज करके धमाका करता है और साथ ही मैग्मा ब्रिज के पार एक पत्थर फेंकता है। इससे हमलावरों को लगता है कि गांव वालों के पास बंदूकें हैं और वो जल्दी से पीछे हट जाते हैं। जाते जाते हियोगा सेनकू के पीछे चिल्लाता है, त्सुकासा के लिए पैगाम, सेनकू अभी भी जिंदा है और किंगडम ऑफ साइंस विक्ट्री हासिल करेगा। त्सुकासा से कह देना कि इशिगामी सेनकू अभी भी जिंदा है। लेकिन क्या अब हम मैग्मा की मदद ले रहे हैं उसके बाद कि उसने एक बीमार लड़की को मारना चाहता था? मतलब मदद की जरूरत है, पर अरे यार। गेन त्सुकासा के पक्ष में होने का नाटक जारी रखता है और हियोगा को यकीन दिलाता है कि तूफान में हमला करना चाहिए क्योंकि गन पाउडर बारिश में काम नहीं करेगा। इसकी बदौलत सेनकू ठीक बता सकता है कि वो अगला हमला कब करेंगे। उससे पहले सेनकू के पास एक और टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है जो अगले युद्ध में उनकी जीत में मदद करेगा। 3 दिन बाद तूफान आता है। सेनकू ब्रिज पर खड़ा है, हाथ में भीगी हुई बंदूक लेकर नाटक कर रहा है। जैसे ही त्सुकासा के आदमी ब्रिज पर पहुंचते हैं, उन पर साइंस टीम घात लगाकर हमला करती है, जापानी कटानों से लैस। अरे वाह, ये स्टील ब्लेड्स पत्थर के बनने वाले आधारों से काफी स्ट्रॉन्गर हैं और किंगडम ऑफ साइंस ये लड़ाई आसानी से जीत लेती है। हियोगा का भाला लड़ाई बीच में टूट जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि गेन ने अपने कैंप में ही उसे खराब कर दिया था। गेन का भीत खोला गया, पर यह जानकर अच्छा लगा कि साइंस टीम एक ऐसे आदमी पर भरोसा कर सकती है जो इतना चालाक है। एपिसोड 19 टू मॉडर्निटी।
एक फ्लैशबैक के साथ खुलता है जहां हम हियोगा को पहली बार सुकासा के जगाने पर देखते हैं। 3700 सालों की जंग उतारने की एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के तौर पर हियोगा अपने भाले से एक साथ 10 आदमियों को हरा देता है। हियोगा पूरी तरह सुकासा के मिशन में विश्वास रखता है, एक दुनिया बनाना जहां सबसे स्ट्रांग लोग राज करें। सुकासा को अपने जगाए लोगों में काफी भाग्य मिल रहा है, या फिर वो नहीं दिखाते जो उसकी विचारधारा से सहमत नहीं होते। वर्तमान में हियोगा टिप्पणी करता है कि वो हार गया, पर यह लड़ाई तो सिर्फ एक व्यवहार था। सेनको मुड़ता है और गांव से धुआं उठते देखता है। हियोगा के राइट हैंड वुमेन होमुला ने गांव में आग लगा दी थी और सब जंगल में भागने को मजबूर है। साइंस टीम को चिंता है कि हियोगा के आदमी कमजोर गांव वालों पर हमला करेंगे, तो सुइका मेलन मोड में जाकर उन्हें अपनी ओर खींच लेती है। फिर कुहाकू रियलाइज करती है कि सुइका सीधा सल्फ्यूरिक एसिड की झील की तरफ जा रही है और उसे बचाने दौड़ती है। वो और सेनको वक्त पर सुइका को गैस मास्क पहना देते हैं। हियोगा के लोग मुश्किल से कुछ पेड़ों पर चढ़ पाते हैं, इससे पहले कि जहरीली गैस सांस में जाए। सेनको झूठ बोलता है कि उसने गैस खुद बनाई थी और वो साइंस बेस में वापस आ जाते हैं। हियोगा सोचते हैं ये सब झूठ हो सकता है और उसे परखने के लिए अपने आदमियों को पेड़ से नीचे गिरा देता है, जहां वो तुरंत मर जाते हैं। यार, मुझे नहीं लगता सुकासा भी अपने आदमियों के साथ ऐसा करता। इशिगामी विलेज ने ये लड़ाई तो जीत ली, पर उनके फायदे काफी खत्म हो गए। सुकासा और अब पता चल गया कि सेनको जिंदा है और उसके पास तलवार से ज्यादा एडवांस्ड कोई वेपन नहीं। इसके ऊपर उसे पता चल गया कि गेन गद्दार है। सेनको कहती है कि अब उनके पास एक मौका है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, इससे पहले कि सुकासा बड़ी फौज बना सके और एक मेजर डेवलपमेंट की मदद से जीत सकते हैं, सेल फोन। आखिरकार सेनको स्क्रीन एडिक्शन वापस ला रहा है। एपिसोड 20 द एज ऑफ एनर्जी। सेनको सबको समझाता है कि मोबाइल फोन्स बनाना युद्ध जीतने में कैसे मदद करेगा। इस स्टोन वर्ल्ड में दूर की कम्युनिकेशन का टैक्टिकल एडवांटेज कमजोर फोर्स को भी जीत दिलवा सकता है। सेनको अंदाजा लगाता है कि चुकासा अपना हमला विंटर्स खत्म होते ही करेगा, तो उनके पास बस कुछ महीने हैं सेल फोन के सारे अलग अलग पार्ट्स इकट्ठे करने के लिए। पहले है वायरिंग, और बिल्कुल इत्तेफाक से बारीक सोमा का तार बनाने का तरीका वही है जो कॉटन कैंडी बनाने का है। सेनको चीनी के क्रिस्टल्स गर्म करता है और घुमाता है, और विलेजर्स स्वीट्स का पहला टेस्ट देखकर हैरान रह जाते हैं। गेन ने सेनको को चेताया कि होमुरा जंगल में उनकी निगहबानी कर रही है। उस रात सेनको उसके लिए कॉटन कैंडी छोड़ देता है। वो कहता है कि अगर सुकासा कैंप में ज्यादा लोग सुनेंगे कि दूसरी तरफ कैंडी और रामेन जैसी सुख सुविधाएं हैं, तो वो पक्ष बदलने का सोच सकते हैं। पर रूरी सोचती है कि सेनको बिल का बहुत नरम है, जो नहीं चाहता था होमुरा को छोड़ा जाए। सेनको थ्रेड स्पिनिंग मशीन को बेहतर करने के लिए गियर्स बनाता है, जिससे क्रोम को अपना खुद का आइडिया आता है। वो और कासेकी 3 दिन बिना सोए काम करते हैं, और इस बार उसे विश्वास है कि एक नया आविष्कार होगा जिसके बारे में सेनको ने कभी सुना भी नहीं, और ये बस एक वाटर व्हील है, फिर भी काफी प्रभावशाली है। इन्हें अपने हैंड पावर्ड जनरेटर के साथ मिलाकर किंगडम ऑफ साइंस के पास अब अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है। एपिसोड 21 स्पार्टन क्राफ्ट्स क्लब। टीम के पास अब एनर्जी का रिलायबल सोर्स है, पर उसे स्टोर करने के लिए बैटरीज चाहिए। साथ ही वो ढेर सारे अपग्रेड्स बना लेते हैं जो विंटर में काम आएंगे, जैसे वाटर पावर्ड फर्नेस, कैंड फूड और लाइट बल्ब्स। क्रिसमस ट्री तक बना लेते हैं, और देखो सैंटा किस तरह पेट्रिफिकेशन से बच गया। लेकिन असलियत में सुकासा के पक्ष की जगह किंगडम ऑफ साइंस को कौन नहीं चलेगा, उनके पास सैंटा है। अब जब लाइट बल्ब्स हैं, क्रोम अंधेरी गुफाओं को तलाशना चाहता है कि कौन से खजाने मिलते हैं, और टाइमिंग परफेक्ट है क्योंकि सेनको को फोन के वैक्यूम ट्यूब्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग मिनरल की फिलामेंट के तौर पर जरूरत है। सुइका क्रोम के कलेक्शन में एक दुर्लभ पत्थर ढूंढती है जो धूप में चमकता है, और वो बिल्कुल वही टंगस्टन है जिसकी जरूरत थी। क्रोम को याद है वो गुफा जहां ये मिला था, तो क्रोम और सेनको और कलेक्ट करने एक्सपेडिशन पर निकलते हैं। उनकी पार्टी का आखिरी सदस्य एक अनजान है, मैग्मा। टंगस्टन माइनिंग के लिए उन्हें उसकी ताकत की जरूरत है, लेकिन क्या उस आदमी के साथ अंधेरे गुफा में जाना अच्छी आइडिया है? एपिसोड 22 द ट्रेजर। जाने से पहले गेन मैग्मा के कान में कुछ कहती है। मुझे यकीन है कि ये या तो कुछ मददगार होगा या बिल्कुल बेकार। गुफा में अंदर जाते ही टीम ऐसे कमरे में पहुंचती है जहां जमीन भटकती है और गहरे गड्ढे दिखते हैं। मैग्मा सेनको को धक्का देकर गिरने लगता है और सेनको उसे आखिरी वक्त पकड़ लेता है। क्रोम सेनको से कहता है मैग्मा को छोड़ दे क्योंकि उसने सेनको को धक्का दिया था, पर वो मना कर देता है। फिर जमीन वैसे भी गिर जाती है और दोनों गड्ढे में गिर जाते हैं। सेनको क्रोम को बताता है कि पास के तालाब से पानी निकालकर गड्ढे में पंप करने का साइफन कैसे बनाया जाए। जब पानी बढ़ रहा है, मैग्मा मानता है कि उसने धक्का बचाने के लिए दिया था, मारना नहीं चाहता था। पता चला साइंस उस पर भी असर कर रही है, और वो सुकासा जैसा बद्दल अपने गांव पर राज नहीं करना चाहता। इस शहर में एक ही बद्दल के लिए जगह है और वो मैग्मा है। वो गड्ढे से निकलते हैं, टंगस्टन पाते हैं और मेटल से भरा बोरिया लेकर कैंप वापस आते हैं। मैं उस अनमोल खजाने की बात कर रहा हूं जिसे हम दोस्ती कहते हैं। तूने सच में ये कहा? कितना लेम है। मैग्मा को याद आता है गेन ने उसके कान में क्या कहा था, ताकि सेनको 3 दिन में वापस आ जाए। जब वो आते हैं उनके लिए सरप्राइज है। बाकी साइंस टीम ने पता लगा लिया था कि सेनको का बर्थडे था, तो उन्होंने उसके लिए बैम्बू टेलीस्कोप से पूरा ऑब्जर्वेटरी बना दिया। मुझे ऐसे दोस्तों की सख्त जरूरत है। एपिसोड 23 वेव ऑफ साइंस।
साइंस टीम फिर फोन के आखिरी कंपोनेंट्स को पूरा करने के लिए बंट जाती हैं। बूढ़े कसेकी को एक मीठा पल मिलता है जब वो कहते हैं कि जिंदगी में पहली बार उन्हें असली दोस्त मिले हैं, और फिर वो और बड़े बन जाते हैं। मुझे पसंद है ये शो कैसे एक ही वक्त में सबसे जमीन से जुड़ा एनिमे है और सबसे पागल भी। काफी इंट्रिकेट क्राफ्टिंग और क्रेजी केमिस्ट्री के बाद साइंस टीम ने कर दिखाया स्टोन वर्ल्ड का पहला सेल फोन। हुर्रे! अब और बनाओ इनमें से। एपिसोड 24 वॉइसेस ओवर इन्फिनिट डिस्टेंस। हम सीजन 1 के आखिरी एपिसोड में हैं और गांव में सब सुनकर स्टन्ड हैं कि उसे सारा काम दोबारा करना होगा। लेकिन उन्हें क्या लगता था, एक सेल फोन से क्या होगा, स्नेक खेलेंगे। एक फोन से वो बहुत लंबा केबल यूज करके दूर स्पीकर से कनेक्ट कर पाते हैं। जब रूरी स्पीकर देखती है, वो कहती है कि 100 टेल्स में से किसी में ऐसा कुछ लिखा है। कहानी नंबर 14 एक भंवरे के बारे में है जो कब्रों में अपना स्टिंग डालकर आवाज निकालता है। सच्ची? तो मैंने लगा कि ये इतना स्पेसिफिक केबल कहानी होने के लिए है। सेनकू तुरंत अपने बाप की कब्र के पास जाता है और उसे तोड़ता है। अंदर एक ग्लास रिकॉर्ड है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स का ऑडियो मैसेज रिकॉर्डेड है। विलेजर्स हैरान हैं कि साइंस ब्याकुया को स्वर्ग से अपने बेटे से बात करवा सकती है। जब वो ऐसे कहते हैं तो सच में चमत्कारी लगता है। सेनकू जल्दी से बेसिक रिकॉर्ड प्लेयर बनाता है और सुई ग्लास डिस्क पर रख देता है। सेनकू हजारों सालों में पहली बार अपने बाप की आवाज सुनता है, लेकिन ब्याकुया जानता है कि उसके बेटे को ऐसी भावुक चीजें पसंद नहीं, इसलिए वो उसे एक आखिरी तोहफा देता है, लिलियन का सुंदर संगीत प्रदर्शन। विलेजर्स संगीत के पहले अनुभव से अभिभूत हो जाते हैं और वो समझना शुरू करते हैं कि सिविलाइजेशन के गिरने पर कितना कुछ खो गया था। सिर्फ वैज्ञानिक ज्ञान नहीं, बल्कि कला, साहित्य, संगीत, मांगा, वीडियो गेम्स और भी बहुत कुछ। सब पहले से ज्यादा उत्साहित हैं त्सुकासा को हराने और आधुनिक सिविलाइजेशन वापस लाने में। यार, मैं जानता हूं कि हमारे समाज में प्रॉब्लम्स हैं, पर यह शो सच में तारीफ करना सिखाता है जो हमारे पास है। त्सुकासा के एम्पायर में ताइजू और युजुरिहा अभी भी मजबूत हैं। सेनकू को अलविदा कहे 1 साल हो गया, पर उन्हें विश्वास है कि वो वापस आएगा और जीत हासिल करेगा। तैयारी पूरी हो चुकी है और अब स्टोन वॉर्स आखिर शुरू हो सकते हैं। मैं 10 बिलियन% उत्साहित हूँ। ठीक है, शायद मुझे ये पसंद आ रहा है। सीजन 2 एपिसोड 1 स्टोन वॉर्स बिगिनिंग। अगला सीजन शुरू होता है और हमारे पास अभी भी कुछ तैयारियां बाकी हैं। क्या मुझे लगा ये स्टोन वॉर्स थे? अभी नहीं, पर जल्द ही पहुंच जाएंगे। पहले सेनकू उनके प्रीएम्प्टिव विंटर अटैक के लिए फ्रीज ड्राइड फूड बनाना चाहता है। वो ढेर सारा रामेन बनाते हैं, उसे वैक्यूम में सुखा देते हैं और धमाका, इंस्टेंट नूडल्स। रूरी चिंतित है कि आने वाली लड़ाई खतरनाक होगी, पर सेनकू उसे चैन की बात कहता है। ये उन अच्छी जंगों में से एक होगी जहां किसी को ठेस ना पहुंचे। किंगडम ऑफ साइंस का एक मकसद है मिरेकल फ्लूइड वाली गुफा पर कब्जा करना, और सेनकू के पास बिना खून बहाए ये करने की प्लान है। इसमें वो ब्याकुया का छोड़ा हुआ रिकॉर्डिंग इस्तेमाल करेंगे त्सुकुसा एम्पायर को यकीन दिलाने के लिए कि लिलियन अभी भी जिंदा है। वो अपने ज़माने की ग्लोबल सुपरस्टार थी, तो उसकी आवाज़ सुनकर शायद वो अपने छोटे से लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज प्रोजेक्ट को छोड़ दें। और अगर सिर्फ गाना सुनाना काम ना करे तो जिन लिलियन की आवाज़ में बात करने का नाटक कर सकता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा मजिशियन है। अगले दिन वो अपनी प्लान को अमल में लाते हैं। क्रोम, मैग्मा और जेन एक फ़ोन लेकर निकलते हैं। वो उसे टाइजू और युजुरिहा तक पहुंचाएंगे, जो लिलियन की आवाज़ से लोगों को किंगडम ऑफ साइंस में भर्ती करने की कोशिश करेंगे। सेनकू कुछ धमाके करके होमुरा को डिस्ट्रैक्ट करता है और सेल फोन टीम निकल जाती है। एपिसोड 2 हॉटलाइन। होमुरा धमाकों की जांच करने जाता है और कोहाकू से घात में आ जाता है, लेकिन होमुरा अपने ज़माने में ओलंपिक जिम्नास्ट था, स्टोन एज के योद्धा से काफ़ी फुर्ती। सेनकू उसे फ्लैश ग्रेनेड से स्टंट करता है और पकड़ लेता है। सच में क्या ऐसी कोई चीज़ है जो वो नहीं कर सकता? वो इतना कमज़ोर है कि होमुरा आसानी से उसकी पकड़ से निकल जाता है। शायद साइंस पर ही ध्यान दो दोस्त। होमुरा गांव को स्कैन करता है और पता लगाता है कि 3 लोग गायब हैं। वो त्सुकुसा एम्पायर की तरफ भागती है इससे पहले कि वो फ़ोन पहुंचा पाए। खुशकिस्मती से यही हालत है जहां लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन काम आता है। सेनकू क्रोम की टीम को फ़ोन करके चेताता है कि होमुरा उनके पीछे है, और दोनों टीम होमुरा को घेरने की प्लान बनाती हैं। वो होमुरा को एक पेड़ के ऊपर नकली फ़ोन के साथ लालची बनाकर बुला लेते हैं, पेड़ काट देते हैं और होमुरा सीधा कोहाकू की गोद में आ जाता है। लगता है उनकी छोटी जिम्नास्ट समस्या अब कंट्रोल में है। कुछ ही देर में क्रोम की टीम त्सुकुसा एम्पायर पहुंच जाती है। वो पहले स्टैचूज का ढेर देखते हैं जो त्सुकुसा जगाने की प्लान बना रहा है। मैग्मा बिल्कुल स्टैचूज तोड़ना चाहता है ताकि त्सुकुसा उन्हें अपने फौज में ना जोड़ पाए, लेकिन क्रोम और जेन त्सुकुसा जितने बुरे नहीं बनना चाहते, चाहे इससे उन्हें फायदा ही क्यों ना हो।
वो फ़ोन वहीं दफना देते हैं जहां उन्हें यकीन है कि टाइजू उसे ढूंढेगा, सेनकू की कब्र के पास। मतलब सब जानते हैं कि सेनकू जिंदा है इस पॉइंट तक, पर सब नहीं जानते कि सब जानते हैं, समझे। फ़ोन दफनाते वक्त मैग्मा काफ़ी शोर मचाता है और ये त्सुकुसा के मास्टर आर्चर यूकियो का अटेंशन खींच लेता है। यूकियो एक सोनार ऑपरेटर था जिसका सुनने की शक्ति बेहतरीन है। सच में त्सुकुसा को कैसे पता होगा कि ये स्टैचूज कहाँ मिलेंगे? क्रोम की टीम सोचती है कि वो बच गए जब तक उन पर तीर बरसने लगते हैं। अरे नहीं, बाद में सेनकू अपनी सीट के किनारे इंतजार कर रहा होता है कि उसे सडनली अपने सबसे पुराने दोस्त टाइजू से कॉल आती है। सेनकू। एपिसोड 3 कॉल फ्रॉम द डेड। हम सब जानते हैं सेनकू भावनाओं में बहने वाला नहीं है, इसलिए वो सीधा काम पर आ जाता है। वो ताइयू और युजुरिहा को प्लान से अवगत कराता है और स्पीकर के पास लोगों को लाना शुरू करने को कहता है। इस बीच क्रोम, जेन और मैग्मा उकियो के तीरों से कुछ झाड़ियों में दबे बैठे हैं। क्रोम अपने पास रखी एक्स्ट्रा बैटरी निकालता है, उसे शॉर्ट सर्किट करता है और लंबी घास में फेंक देता है, जिससे आग लगती है और स्मोक स्क्रीन बनता है। लेकिन साथ में भागने के बजाय क्रोम को हीरो बनाना है। वो चिल्लाता हुआ भागता है, उकियो का अटेंशन अपनी तरफ खींचने। इतने स्मार्ट आदमी के लिए क्रोम काफ़ी बेवकूफ़ है। क्रोम की कुर्बानी की बदौलत जेन साइंस स्पेस तक पहुंच पाता है। वो थक चुका है, पर लिलियन का रोल प्ले करने को तैयार है। स्टोन एम्पायर से उनका पहला निशाना है निकी, एक सख्त औरत जिसे ताइयू और युजुरिहा पर नजर रखने का काम था। ताइयू उसे अपने सच्ची सादगी से उनकी बात सुनने को राजी करता है और वो फ़ोन पर लिलियन वाइनबर्ग से बात करना शुरू करती है। नकली आवाज़ का इस्तेमाल करते हुए जेन झूठ बोलता है कि यूएसए पूरे तरह अनपेट्रिफाइड हो चुका है और वापस काम कर रहा है। बदकिस्मती से उन्होंने शायद सबसे गलत व्यक्ति से शुरू किया। पता चलता है कि निकी लिलियन की सबसे बड़ी फ़ैन है और उसके बारे में सब कुछ जानती है। वो कहती है कि अगर उसे पता चला कि कोई उसकी आदरणीय हस्ती का नाटक कर रहा है तो वो उसे ढूंढेगी और ख़त्म कर देगी। यार, इसे पॉप गर्ली टाइप का नहीं समझा था। निकी ऐसे सवाल पूछती है जो सिर्फ असली लिलियन ही जानती होगी। पहला सवाल, उसने टोटल कितने रिकॉर्ड्स बेचे हैं? सेनकू के लिए ये तो आम बात है, वो सीधा अंदाज़ा लगा लेता है, सिर्फ इतना जानकर कि लिलियन ने स्पेसशिप पर सीट के लिए कितना भुगतान किया था। अगला सवाल, निकी लिलियन के मेजरमेंट्स पूछती है। मुझे याद से अंदाज़ा लगाना होगा। सेनकू को बिल्कुल पता है वो क्या है। फिक्र मत करो कि उसे कैसे इतने अच्छे से याद है, लेकिन ये सवाल था ही उलझा हुआ। असली लिलियन कभी अपने मेजरमेंट्स नहीं बताती। आखिरी कोशिश में सेनकू लिलियन का गाना ग्लास रिकॉर्ड से बजाता है। निकी भावनाओं में बह जाती है और फैसला करती है कि चाहे असली लिलियन चली गई, वो उस पक्ष में रहेगी जिसके पास उसका एक गाना भी है। बस यूं निकी किंगडम ऑफ साइंस में पहली कन्वर्ट बन जाती है। वाह, सच्ची फ़ैन यूं होती है। एपिसोड 4 फुल स्टीम हेड। निकी जेन को बताती है कि वो उसकी लिलियन की नकल बेहतर करने में मदद कर सकती है ताकि बाकी त्सुकासा एम्पायर को बहला के, पर वो कहती है कि ये योगा और उकियो को बहलाने के लिए काफ़ी नहीं होगा, जो दोनों बेहद समझदार हैं। इस बीच क्रोम को उकियो ने पकड़ लिया है और त्सुकासा के सामने पेश किया गया। उकियो झूठ बोलता है कि उसे क्रोम कहाँ मिला, जैसे कि वो फ़ोन को सेनको की कब्र पर छुपा रहा हो। वो मिरेकल केव में था, अकेले ही जासूसी करते हुए। मुझे यकीन है वो नाइट्रिक एसिड के पीछे था। शायद ये उकियो इतना बुरा आदमी नहीं है। क्रोम सेनको की प्लान के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर देता है, तो त्सुकासा उसे पत्थर की जेल में डाल देता है। बढ़िया त्सुकासा, तुम्हें पता है तुम एक यूटोपियन सोसाइटी बना रहे हो, जब सबसे पहले कामों में से एक है जेल बनाना। जब सेनको क्रोम की गिरफ्तारी के बारे में सुनता है, वो तुरंत जेल तोड़ने की प्लान बनाना शुरू कर देता है। और अगर आप स्टोन वॉर्स के लिए उनके बड़े प्रोजेक्ट से निराश थे तो चिंता मत करो, उनका अगला प्रोजेक्ट है एक टैंक। हनीकॉम को मेल्ट करके वैक्स बनाते हैं और कार पार्ट्स की शेप्स काफ करते हैं, फिर उन्हें मोल्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं और असली मोल्टन ब्रास से असली कार पार्ट्स बनाते हैं, जो मैं मिलियन सालों में भी नहीं सोचता। बम्बू व्हील्स और स्टीम इंजन जोड़ने के बाद साइंस किंगडम आगे बढ़ चुका है ट्रांसपोर्टेशन के युग में। एपिसोड 5 स्टीम गोरिल्ला। जेन नई कार का टेस्ट करता है क्योंकि इस पूरी किंगडम में अकेला आदि जिसके पास ड्राइवर्स लाइसेंस है, चाहे मेरा ख्याल है अभी तक एक्सपायर हो चुका होगा। पहिया अनइवन टेरेन पर बहुत ज़्यादा बम्पी हैं, इसलिए वो उन्हें वोवन फाइबर स्ट्रिप्स से बदल देते हैं और अपने टैंक का नाम रखते हैं स्टीम गोरिल्ला। पूरी साइंस टीम जितने भी रिसोर्सेज हो सके स्टीम गोरिल्ला में लोड करती है और अपनी फैमिली रोड ट्रिप शुरू करती है। कुछ ही समय में वो त्सुकुसाका एम्पायर के बाहर एक रिज पर पहुंचकर कैंप कर लेते हैं। सुइका मेलन मोड में जाती है कुछ रिकॉनेसेंस करने के लिए और क्रोम को उसकी कोठरी में सुरक्षित देखती है। सेनको कहती है कि स्टीम गोरिल्ला अब सीधा जेल में घुस सकेगा एक और अपग्रेड की मदद से, कार्बन फाइबर आर्मर। ये उतना ही आसान है जैसे कुछ पेपर बनाना, उसे मेल्टेड प्लास्टिक में डुबोकर उन्हें एक साथ जोड़ना। सबको डाउट है कि पेपर और प्लास्टिक शील्ड काम करेगा, पर यह किन्रो के पूरे जोर के वार को सह लेता है और उसका भाला पूरा तोड़ देता है। शानदार। अब मैं अपना कार्बन फाइबर बनाकर बुलेट प्रूफ बनूंगा, बस अब माँ मुझे गोली मार के दिखाओ। अब उनके पास प्रॉपर टैंक है, पर त्सुकुसाका इसके लिए काफी तैयार है। उसने सेनको को कम आंकने की गलती नहीं की है और इस वेहिकुलर असॉल्ट का पूरी तरह अंदाजा लगा लिया है। जेल के सामने का पूरा इलाका स्पाइक ट्रैप्स का एक बड़ा माइनफील्ड है जिसमें टैंक तुरंत गिर
जाएगा। उसके बाद सेनको और उसकी साइंस टीम बिल्कुल बेबस बैठे होंगे। क्रोम ये देखता है और उसे पता है कि उसे अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद ही जेल तोड़कर निकलना होगा। एपिसोड 6 प्रिजन ब्रेक। बाहर निकलना आसान नहीं होगा क्योंकि क्रोम का वार्डन है यो, एक ट्रिगर हैप्पी एक्स पुलिस ऑफिसर जो थोड़ा लूज कैनन है, बिल्कुल वही स्टेबल इंडिविजुअल जिसे त्सुकुसाका अपनी परफेक्ट सोसाइटी में चाहता है। क्रोम कुछ ट्विग्स और पत्ते इकट्ठे करता है जब गार्ड उसे बाथरूम ले जाते हैं, लेकिन सेनको ने उसे जो कुछ भी सिखाया उसके बाद भी वो कोई मैकगाइवर नहीं है। उस रात एक रहस्यमयी शक्ति क्रोम की एक्स्ट्रा बैटरी उसकी तक टक करके अंदर फेंक देती है। वो उसे बैम्बू की सलाखों में आग लगाने के लिए करता है, पर यो तुरंत नोटिस कर लेता है। सारे गार्ड क्रोम के भागने की कोशिश पर हंसते हैं, उसे सोचते हैं कि एक आदिम मानव है, लकड़ियां रगड़ रहा, पर वो उन्हें दिखाएगा। क्रोम पसीना निकालने के लिए लगातार एक्सरसाइज करता है और जब काफी हो जाता है वो बैटरी से करंट छोड़ता है उसे एसिडिक सोल्यूशन बनाने के लिए। वो उसे रोप पर डालता है जो उसके पिंजरे को बंधे हुए हैं और सीधा सामने के दरवाजे से भाग निकलता है। यो उसके पीछे भागता है और जल्द ही क्रोम को एक क्लिफ पर घेर लेता है। जब वो मार खाने ही वाला होता है, क्रोम जड़ों से खून उगलना शुरू कर देता है जो उसने जड़ों से बनाया था और यो को बताता है कि उसे निमोनिया है। यो इस दवाविहीन दुनिया में बीमार नहीं होना चाहता, तो वो घबरा जाता है और क्रोम को अपना सिग्नेचर मूव करने का बेहतरीन मौका मिल जाता है। लगाओ इसको। क्रोम भाग निकलता है और साइंस बेस में अकेला पहुंच जाता है। मतलब ये तो बढ़िया है, पर अब वो अपने टैंक के साथ क्या करेंगे? एपिसोड 7 सीक्रेट मिशन। ताइयो और यूजुरिहा नकली लिलियन की मदद से लोगों को किंगडम ऑफ साइंस में भर्ती कर रहे हैं। इस बीच सेनको मिरेकल फ्लूइड वाली गुफा पर खून के बिना हमले की प्लान बना रहा है। आखिर में ओकियो सुन लेता है कि सेनको की कब्र पर क्या चल रहा है और गेन की नकली आवाज उसके सुपर कानों को 1 सेकंड के लिए भी बहला नहीं पाती। सेनको अंदाजा लगाता है कि ओकियो ने ही जेल में क्रोम को बैटरी फेंक कर मदद की थी, लेकिन ओकियो कहता है कि उसने अभी भी फैसला नहीं किया कि वो किस पक्ष में रहना चाहता है। उसे पता है कि यूजुरिहा ने चुपके से हर उस स्टैचू को दोबारा जोड़ दिया है जो त्सुकासा ने तोड़ा था, और वो हैरान है कि वो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं अनजान लोगों को बचाने के लिए। उसके पास एक शर्त है किंगडम ऑफ साइंस में शामिल होने की, वो त्सुकासा को बिना किसी की जान लिए हराएं। सेनको मान जाता है क्योंकि यही उसकी भी प्लान थी। ओकियो कहती है कि त्सुकासा जितना भी कठोर है वो दिल से बुरा आदमी नहीं लगता, असली चिंता हियोगा की है। बाद में त्सुकासा को रिपोर्ट मिलती है कि ओकियो एक क्लिफ से गिर गया और मर गया। असल में वो बस यूं ही अपना डेथ नाटक करके स्टोन एम्पायर से निकल गया ताकि प्रिजनर खोने की सजा ना मिले। शायद सबके लिए बेहतर है। त्सुकासा सेनको की कब्र पर जाता है यो को श्रद्धांजलि देने, और उसे छिपा हुआ सेलफोन रिसीवर मिल जाता है। लेकिन सेनको और उसकी टीम स्टीम गोरिल्ला के साथ पहले से ही गुफा लेने की पोजीशन में है। सेनको सबको बताता है कि उसने अंदाजा लगाया है कि उनके पास 20 सेकंड है गुफा लेने के लिए, इससे पहले कि खून बहना शुरू हो, जो कि एनिमे टर्म्स में शायद 20 मिनट है। एपिसोड 8 फाइनल बैटल। किंगडम ऑफ साइंस अपना हमला शुरू करती है और सेनको स्टीम गोरिल्ला से एक एक्सप्लोसिव कैनिस्टर छोड़ता है। वो एक ही शॉट था, पर अब त्सुकासा के आदमियों को लगता है कि उनके सामने पूरे फंक्शनिंग टैंक है। इलाका व्हीकल विरुद्ध जला से भरा है, पर वोवन व्हील्स उनके ऊपर से सीधे निकल जाने में सक्षम है। टैंक आखिर में एक गड्ढे में फंस जाता है और गुफा के द्वार के सामने उलट जाता है। मैग्मा बाहर कूदता है और कॉपर डिश से बने सोनिक कैनन से गार्ड को मारता है। कुछ गार्ड भागकर त्सुकासा को चिताने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें उन लोगों ने रोका है जिन्हें ताइयो और यूजुरिहा ने भर्ती किया था। फिर साइंस टीम के पास सोनिक कैनन के लिए बॉम्ब खत्म हो जाते हैं, तो हमेशा भरोसेमंद ताइयो अपनी आवाज से डिश में चिल्लाती है और बाकी गार्ड को बेहोश कर देती है। किंगडम ऑफ साइंस ने मिरेकल केव ले लिया बिना खून की एक बूंद बहाए, और ये ठीक 20 सेकंड नहीं था, पर काफी तेज था। अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बहुत जल्द त्सुकासा और योगा मदद के साथ आ पहुंचते हैं। योगा गन पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स का जार तोड़ देता है और सबको बताता है कि उन्हें लिलियन और यूएसए के वापस आने के बारे में झूठ बोला गया। सेनको के लिए हालत खराब है, पर उसके दोस्तों को पूरा भरोसा है कि वो कुछ न कुछ कर लेगा। कोहाकू विलेजर्स को त्सुकासा और योगा के खिलाफ चार्ज करने की अगुवाई करती है ताकि सेनको को और समय मिल जाए। एपिसोड 9 टू डिस्ट्रॉय एंड टू सेव। इस एपिसोड में हम आखिर में देखते हैं कि ये दो सुपर हाई स्कूलर्स बैटलफील्ड पर कितने खतरनाक हैं। पीछे पीछे त्सुकासा और हियोगा पूरे गांव को अपने दम पर ले रहे हैं और आसानी से जीत रहे हैं। गुफा के अंदर क्रोम स्टीम गोरिल्ला के मलबे में कुछ एसिड ढूंढ लेता है और सेनको उसे मिरेकल फ्लूइड के साथ मिलाकर नाइट्रोग्लिसरीन बना देता है। बस यही बड़ी बात है। गेन कुछ पेपर प्लेन्स फोल्ड करता है, उनके टिप को नाइट्रोग्लिसरीन में डुबोता है और एक बैटलफील्ड पर बाहर फेंकता है। वो लड़ने वालों से दूर एक पेड़ से जाकर लगता है और धमाका कर देता है। ये लोग चाहे कितने भी मॉन्स्टर हों, पर डायनामाइट के सामने कुछ नहीं, और ओकियो उनकी तरफ से नाइट्रो सोक्ड एरोस छोड़ता है। ये लड़ाई पूरी तरह खत्म। त्सुकासा हार मानने को तैयार नहीं है, पर सेनको ने वो एक चीज ढूंढ ली है जिसकी त्सुकासा को सबसे ज्यादा फिक्र है, उसकी छोटी बहन मिराए। वो 3700 साल पहले बहुत बीमार थी और कोमा में थी, पर सेनको कहती है कि उसके पेट्रिफिकेशन दूर होते ही वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। अगर त्सुकासा एम्पायर अपनी हार मान ले, सेनको वादा करता है कि मिराए की स्टैचू ढूंढकर उसे वापस जिंदा करने में मदद करेगा। त्सुकासा मान जाता है और वो सब डायनामाइट की मदद से जहां मिराए का हॉस्पिटल हुआ करता था वहां जाते हैं और उसे धमाका करके जमीन में गड़ा देते हैं। जल्द ही
उन्हें वो मिल जाता है जिसे सुकासा सच में ढूंढ रहा था इतने समय से। एपिसोड 10 ह्यूमैनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट टैग टीम। सेनकू रिवाइवल फ्लूइड मिराई पर डालता है और ये जादू की तरह काम करता है। वो आधुनिक युग से भी ज्यादा स्वस्थ होकर वापस आती है। सुकासा अपनी छोटी बहन को गले लगाता है और सेनकू का शुक्रिया अदा करता है। बदकिस्मती से सब इस सुखद गंध से खुश नहीं है। सुइका को पता चलता है कि होमुरा, जिसे वो इतने समय से अपने कैद में रखे हुए थे, भाग गई है और हियोगा के आदेश पर कुछ डायनामाइट चुरा लिया है। वो मिरेकल केव को धमाका कर देती है, जिससे किसी की मदद नहीं होती। सुकासा धमाका सुनता है और जैसे ही वो मुड़ता है, हियोगा अपना भाला मिराई पर चला देता है। ऐसाक, इन स्टोन वॉर्स में अभी तक कोई नहीं मरा, पर हियोगा एक काफी मजबूत दवा पेश कर रहा है कि क्यों उसे पहले होना चाहिए। सुकासा अपनी बहन को अपने जिस्म से बचाता है और सीधा फेफड़े में भाला खा जाता है। मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। हियोगा प्रकट करता है कि जब से वो जागा, वो सुकासा को गिराने का मौका ढूंढ रहा था, ताकि वो खुद दुनिया का सबसे स्ट्रांग आदमी बन जाए। और छोटी बहन की हिफाजत ने हियोगा को बेहतरीन मौका दिया। वो सुकासा को एक क्लिफ से नीचे धकेल देता है और सेनकू उन तक पहुंचता है और अपने पुराने दुश्मन को पकड़ लेता है, पर हियोगा दोनों को नीचे गिराकर पानी में धकेल देता है और उनके पीछे कूद जाता है। तीनों किनारे पर बह जाते हैं। सुकासा की हालत नाजुक है। हियोगा अपना फलसफा सेनकू के साथ बांटता है, जो कि सुकासा के विश्वास का स्टेरॉइड्स पर वर्जन है। कमजोर और जवान के लिए स्ट्रांग लोग दुनिया बनाने की बजाय वो एक ऐसी दुनिया चाहता है जहां स्ट्रांग लोग खुद के लिए सब कुछ करें और बाकी सबको मार डालें। हियोगा सेनकू से अपने साथ आ जाने के लिए कहता है और उसे धमकी देता है, जब तक वो मान नहीं जाता तब तक उसे यातना देगा। सेनकू फायदेमंद तरीके से हियोगा पर पत्थर फेंकता है, पर पत्थरों में छिपे हुए पेट्रिफाइड चिड़िया हैं जिन पर सेनकू ने रिवाइवल फ्लूइड डाला है। वो हियोगा को इतनी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं कि सुकासा पास आकर उसे वार कर सके। तो मैं नहीं लगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइमेट हाई स्कूलर को फूपर में एक छेद जैसी चीज से हराया जा सकता है। दुनिया के स्मार्ट और दुनिया के स्ट्रॉन्ग ऑफिशियली दोबारा टीम अप हो गए हैं। सुकासा हियोगा से लड़ता है, जबकि सेनकू गन पाउडर बनाकर इधर उधर बिखेर देता है, पर हियोगा अपनी चादर भाले में लपेटता है और उसे पाउडर से अपने से दूर उड़ाने के लिए करता है। फिर हियोगा सीधा सेनकू पर धावा बोल देता है और उसे सीने में मारता है। जब हियोगा सुकासा को खत्म करने ही वाला था, सेनकू अपने आप को घसीटता हुआ वापस आता है और हियोगा को अपनी छोटी उंगली से छू देता है। मैंने कहा था मैं साइंस का इस्तेमाल करके तुझे मार सकता हूं। सेनकू ने बैटरीज का आर्मर पहन रखा है और अपनी उंगली के गिर्द तार लपेट रखा है। असर में स्टन गन बनाकर हियोगा को बेहोश कर देता है। एपिसोड 11 प्रोलॉग ऑफ डॉक्टर स्टोन। सीजन 2 के आखिरी एपिसोड में हियोगा और होमुरा पकड़े गए। उम्मीद है इस बार पक्के तौर पर। फिर हम सबको किंगडम ऑफ साइंस के लोग मिलते हैं और पूर्व सुकासा एम्पायर के सदस्यों के साथ कहानियां बांटते हैं। और हाल ही में युद्ध लड़े होने के बावजूद वो कमाल का साथ मिल रहे हैं। वो उन लोगों को जगाना शुरू करते हैं जिन्हें युजुरिहा ने जिक्सॉ पजल की तरह जोड़कर वापस खड़ा किया था, और यो को भी वापस किंगडम में शामिल होने देते हैं। मुझे नहीं लगता इस अब्यूजिव कांस्टेबल ने ये कमाया है, पर मदद की ज़रूरत है। अफसोस की बात यह है कि सुकासा के जख्म इतने गहरे हैं कि सेनकू भी ठीक नहीं कर सकता। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि सेनकू हार मानेगा। वो त्सुकासा को फ्रीज करने की प्लान बनाता है, जब तक वो पेट्रिफिकेशन के सोर्स का पता न लगा लें। फिर त्सुकासा को पत्थर बनाकर उसे दोबारा जगा देंगे और वो नए जैसे ठीक हो जाएगा। त्सुकासा इससे सहमत होता है, क्योंकि अब वो सेनकू पर पूरा भरोसा करता है। सेनकू फोन्स और स्टीम गोरिल्ला के सामान को फ्रिज बनाने के लिए दोबारा इस्तेमाल करता है और त्सुकासा को अंदर रखता है। इतना ही आसान। स्टोन वॉर्स आधारिक रूप से खत्म है, पर आराम का वक्त नहीं है। सेनकू अपनी टीम को अगला फेज बताता है, सिविलाइजेशन दोबारा बनाने का। जापान छोड़कर पेट्रिफिकेशन की वजह ढूंढने के लिए एक जहाज बनाना। मतलब जो भी इसके लिए जिम्मेदार है वो त्सुकासा और हियोगा से सख्त तो नहीं ही होगा ना, है ना? आगे हमारे पास 1 घंटे का स्पेशल एपिसोड है जो दूसरे और तीसरे सीजन्स को जोड़ता है। ये शुरू होता है एक मज़ेदार मुकाबले से, देखने के लिए कौन अपनी साइंटिफिक एक्सपीडिशन के लिए सबसे बेहतरीन जहाज का डिज़ाइन बना सकता है। और मुकाबला करने वाले हैं सेनकू, तबियतन और मैग्मा और यो। अच्छा ठीक है, हमें सब पता है ये कैसे ख़त्म होगा, पर लगता है नई दुनिया को भी मनोरंजन की ज़रूरत है। मैग्मा का डिज़ाइन एक्चुअली इतना बुरा नहीं है, क्योंकि उसने पूरी ज़िंदगी एक मछुआरों के गांव में बिताई है। यो के लिटरल लकड़ी के ढेर से तो काफ़ी बेहतर है। फिर सेनकू डिज़ाइन प्रस्तुत करता है। वो असल में एक बड़ा इंट्रिकेट क्राफ्ट का जहाज़ इस्तेमाल करेंगे जो जैक स्पैरो के लायक हो। और त्सुकासा के सभी मीट हेड्स अब उनकी तरफ हैं, तो निर्माण में बस 1 साल लगेगा। इस बीच उन्हें कोई ढूंढना होगा जिसको बड़े सेल बोट चलाने और नेविगेट करने का तजर्बा हो। और जानकारी के लिए सेनकू मिनामी के पास जाता है, एक पूर्व टीवी रिपोर्टर जिसे त्सुकासा ने स्ट्रॉन्ग लोग ढूंढने में मदद के लिए जगाया था। या फिर उसे ब्लॉन्ड्स का शौक है। मिनामी एक करीबी आइलैंड पर नौकायन स्कूल के खंडर ढूंढने की सलाह देती है। साइंस टीम वहां जाती है, पर मिरेकल केव धमाका हो जाने की वजह से उनके पास रिवाइवल फ्लूइड की कमी है और उन्हें बहुत चुनिंदा होना पड़ेगा। उन्हें एक स्टैचू मिलती है जिसके बारे में मिनामी कहती है कि इसे आखिरी इंसान है जिसे जगाना चाहिए। एक शानदार कैप्टन जिसका व्यक्तित्व डरावना है,
पर सेनकू को सिर्फ व्यक्ति के कौशल से मतलब है, तो वो उसे वहीं जगा देता है। ये है र्यूस्वी ननामी, अतिधली ननामी समूह का बिगड़ा हुआ वारिस। वो ऐश की जिंदगी जी रहा था, दुनिया भर में अपने खुद के यॉट पर सेल करता हुआ। र्यूस्वी तुरंत हालात का जायजा लेता है और समझता है कि उसके परिवार की सारी दौलत इस दुनिया में बेकार है, पर इससे दुखी होने के बजाय वो पूरी दुनिया को अपने लिए हासिल करने और पहले से भी अमीर बनने के मौके पर फूला नहीं समाता। अब ये है आदमी सही ग्राइंड सेट के साथ। चाहे वो बिगड़ा हुआ अमीर ज़्यादा लड़का हो, उसके कौशल असली हैं। हेल, वो नामी से भी बेहतर नेविगेटर हो सकता है। वो सेनकू को बताता है कि सफ़र बहुत लंबा और खतरनाक होगा अगर वो सिर्फ हवा पर निर्भर रहें, तो उन्हें तेल का खेत ढूंढना होगा। र्यूस्वी अपनी पायलटिंग की कीमत के तौर पर मांग करता है कि उन्हें जो तेल मिले उस पर उसका मालिकाना हो, बस ताकि वो उसे ऊंचे भाव सेनकू को बेच सके। हाँ, ये आदमी 10 मिनट में जिंदा होकर कैपिटलिज्म पुनराविष्कार कर दिया। र्यूस्वी अपनी करेंसी ड्रायॉस छापना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में उसके पास एक कार्यकारी अर्थव्यवस्था है जहां लोग पैसों के बदले काम कर रहे हैं, कॉटन कैंडी और रैमन खरीदने के लिए। मैं भी अपने पैसे यहीं खर्च करता हूं। वैसे भी हजारों सालों में टरेन इतना बदल गया है कि जापान के बारे में सेनकू का ज्ञान तेल का खेत ढूंढने में बेकार हो गया है। उन्हें ये पुराने तरीके से करना होगा, एक गुब्बारा बनाकर आसमान से जासूसी करना। ठीक है, उतना पुराना नहीं। सेनकू, र्यूस्वी और क्रोम हवा में जाते हैं और क्रोम बेबोल है क्योंकि उसने धरती को इस दृष्टि से कभी नहीं देखा था। जल्द ही वो एक डरावनी तूफान में फंस जाते हैं, पर र्यूस्वी की टॉप टियर पायलटिंग की बदौलत वो बादलों के ऊपर उठकर बच निकलते हैं।